पॉलिटिक्स। कल से मैं यूनिट 8 स्टार्ट करूंगी। अच्छा ये वाला तो अभी बाकी था, यहाँ तक हो गया था ना, ऑथोरिटेरियन हो गया था, यहाँ ये टोटलिटेरियनिज्म। हाँ अच्छा ठीक है। जो टोटलिटेरियनिज्म था वो कंप्लीट हो चुका था। आज का जो टॉपिक है वो उसके बाद वाला टॉपिक है ना। तो मैं तुम लोगों को जैसे बता रही कि आज कॉम्पिटिटिव कंप्लीट हो जाएगा, एक टॉपिक बचा हुआ था नेशनलिज्म, वो कराएंगे, और ये वाला कराएंगे, और पॉलिटिकल इकोनॉमिक। तो आज कॉम्पिटिटिव कंप्लीट। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, तो इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगा, ज़्यादा नहीं लगा फिर भी लगा। और कल से मैं यूनिट 8 स्टार्ट करूंगी, ठीक है। पता है हम तो भूल ही गए थे क्लास आराम से, जानते हैं चादर उधर हाँ लेकर के डायरेक्ट से सोने। हाँ सोते नहीं हाँ बट सोने गए। हाँ 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 अभी देखिए लिंक है तो फिर जल्दी जल्दी उठ के आए। हल्ला नहीं होता है, थोड़ा टाइम चेंज हो जाता तो इंसान को डे हो जाता है, थोड़ा रूटीन इधर उधर हो जाता है। मैं भी पहले डे में तो दूसरा क्लास कराती थी ना, तो अभी मतलब जैसे जब से मैं आर्टिकल वगैरह लिख रही हूँ ना, तो मैं वो बंद कर दी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ये हो रहा था। जैसे मैं बोली थी ना कि मैं इसका सीजीएल का क्लास करा रही थी, तो जब मैं क्लास बंद कर दी तो अभी मेरा भी आदत हो गया है कि थोड़ा दोपहर में सो जाती हूँ, 1 घंटा आधा घंटा सो जाती हूँ। मुझे आज खास करके नींद आ रहा था, हमें नहीं आज तो क्लास कराना ही है। है ना, मेरे नौसे भाई भी आए हुए हैं, और मेरे मतलब शादी वगैरह में भी जाना है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, तो थोड़ा सा इसलिए और प्रॉब्लम हो जा रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। हो सके तो कल मैं तुम लोगों को छुट्टी दे दूं, लेकिन कल अगर छुट्टी दूंगी तो उसका बदले में संडे को क्लास करा दूंगी, ठीक है। और वही मंडे को, इस संडे को नहीं, मतलब अगला संडे को। इस संडे को तो क्लास होगा मंडे वाला। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम इस वजह से, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि आज तो क्लास हो जा रहा अभी, ठीक है। फिर कल अगर मुझे लगा तो मैं छुट्टी दे दूंगी, ठीक है। क्योंकि तुम लोग इस टाइम नहीं आ पाओगे, क्योंकि हमको थोड़ा मतलब 4 ही बजे निकलना पड़ेगा, तो इस वजह से नहीं हो पाएगा। 2 बजे से तुम लोग क्लास नहीं कर पाओगे, तुम लोग को टाइम नहीं मिलेगा, और फिर टाइम भी चेंजिंग होगा, तो तुम लोग पता नहीं ठीक लगेगा कि नहीं। इसलिए मैं सोची हूँ कि कल छुट्टी दे दूंगी, और फिर संडे को तो क्लास रहेगी, मंडे को फिर छुट्टी रहेगी, और उसके बाद फिर जो आने वाली संडे रहेगा ना, तो उसमें फिर क्लास होगी। मतलब कल अगर मैं छुट्टी देती हूँ सैटरडे को, तो ये क्लास मैं मंडे को संडे को कवर कर दूंगी, ये जो आने वाली है संडे, ठीक है। जो नेक्स्ट संडे आने वाली इसके नेक्स्ट, ठीक है, तो मैं कवर कर दूंगी, ठीक है। तो फिर मंडे संडे को मैं यूनिट ईयर स्टार्ट करूंगी, अगर कल छुट्टी दे देती हूँ तो। फिर उसके बाद मैं छुट्टी नहीं दूंगी, क्योंकि जो मतलब जैसे मेरे नौसे भाई आए हैं, तो थोड़ा घूमने उमने जाना, तो अभी जो होगा, और फिर शादी वगैरह में भी जाना, तो अभी है जो एक ही बार सा मतलब मसला आ जाता है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं बोली कि ठीक है, तुम लोगों को तो 2 दिन तुम लोग राजी हो गई है, लेकिन मुझे लग रहा पता नहीं कल हो पाएगा कि नहीं तुम लोगों का। थोड़ा पहले निकलना मुझे, तो इसलिए मैं अगर कल छुट्टी देती हूँ तो संडे को मैं क्लास करा दूंगी, तो तुम लोग का एक दिन भी क्लास जाया नहीं जाएगा, मतलब छुट्टी नहीं होगा तुम्हारा एक दिन भी, ठीक है। चलो स्टार्ट करती हूँ। ऑथोरिटेरियनिज्म इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। कल हम लोग पढ़े थे टोटलिटेरियन रिजिम, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑथोरिटेरियन रिजिम। बोला ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो करेक्टराइज बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन ए सिंगल लीडर या स्मॉल ग्रुप, बोला या स्मॉल इलीट ग्रुप। बोला यहाँ पर भी पावर क्या होता है, कोई सिंगल ग्रुप के पास जाता है, या कोई स्मॉल इलीट को एक लीडर, है ना, या तो कोई छोटा सा ग्रुप होगा उसके पास पावर होगा, ठीक है, या तुम्हारा कोई एक सिंगल लीडर होगा उसके पास पावर होगा, ठीक है। बोला कि विथ लिमिटेड पॉलिटिकल प्लुरलिज्म एंड मिनिमल पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर द जनरल पॉपुलेशन। जो जनरल पॉपुलेशन जो पब्लिक होती है ना, जो जनता जिसको बोला जाता है, उनके ऊपर लिमिटेशन लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि पॉलिटिकल प्लुरलिज्म नहीं मिलेगा, मतलब लिमिटेड मिलेगा। मैं क्या बोली, मतलब अदर पार्टी तुमको नहीं मिलेगी। जैसे चाइना इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है ऑथोरिटेरियनिज्म का, क्योंकि चाइना क्या है, चाइना रशिया तुम देख लो, एक ही जो पार्टी चली आ रही है, कोई ऑपोजिशन नहीं है, ओके। अच्छा चाइना जो है, वहां पे तुमको पॉलिटिकल प्लुरलिज्म नहीं मिलेगी, सिर्फ एक सिंगल पार्टी ही मिलेगी। चाइना में जो पावर है वो सिर्फ एक सिंगल लीडर के पास है,
थोड़ा बहुत ग्रुप भी है थोड़ा बहुत, तो वो स्मॉल एलिट ग्रुप हो जाएगा इस तरह से। तो चाइना इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है ऑथोरिटेरियनिज्म। बोला यहाँ पर भी क्या होता है, पावर कोई सेंट्रल अथॉरिटी के पास रहती है, इज concentrated in the hand of the single leader या small group या often without effective check and balance। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता है, लेकिन पावर या तो सिंगल लीडर के पास होगा या कुछ लोगों के पास पावर होगा, यानी पावर सेंट्रलाइज होगा। ठीक है, बोला पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया जाता है लोगों को। सिटीजन हैव द रिस्ट्रिक्टेड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स और एज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड द प्रेस। लोगों को फ्रीडम पॉलिटिकल राइट नहीं दिया जाता है, ना ही सिविल राइट दिया जाता है। मतलब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कर सकते। जैसे मैं तुम लोगों को हमेशा ये बात बोलती हूँ कि तुम लोग कभी भी देख लेना, चाइना और नॉर्थ कोरिया का कोई भी वीडियो वायरल ही नहीं होता है। ठीक है, अगर चाइनीज टाइप का लोग का कोई वीडियो आएगा बोलेगा मैं चाइना, तो समझे ना झूठ बोला, वो वीडियो जरूर साउथ कोरिया का होगा, क्योंकि साउथ कोरिया और चाइना के लोग और नॉर्थ कोरिया के लोग ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं देखने में, तो उनका वीडियो वायरल होता है, इन लोगों का नहीं होता है। इन लोगों को वो फ्रीडम ही नहीं दिया गया कि वो आके फ्रीडम में स्पीच कर सके। ठीक है, या कोई एक्सप्रेस कर सके, नहीं कर सकते। बात करना आपको सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव रहना है, तो खुद का चाइना का ही एक सोशल में फेसबुक है जो कि चाइना में ही सिर्फ चलता है। लेकिन हम लोगों का जो फेसबुक है, जैसे हम लोग जो फेसबुक यूज करते हैं, जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वो वर्ल्ड वाइड होता है। तुम देखती होगी पूरा दुनिया से जुड़ जाते हैं हम लोग, हर जगह का खबर आता है, हर जगह का तुम्हारा न्यूज वगैरह इन्फॉर्मेशन मिलता है। लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। कंट्रोल ऊपर तो सोसाइटी सोसाइटी के ऊपर पूरा कंट्रोल करके रखते हैं। ये लोग भी प्रोपोगेंडा यूज करते हैं, सेंसरशिप यूज करेंगे, सर्विलेंस यूज करते हैं। क्यों? पब्लिक पर उनका कंट्रोल हो। कोई अपोजिशन आएगा उनको खत्म कर देंगे। अपोजिशन आएगा तो क्या करेंगे? प्रोपोगेंडा चलाएंगे, है ना, बोल देंगे लोगों के माइंड में, ये बात बैठा देंगे कि भाई ये कंट्री के लिए जो है ना, ये डेंजर है, ये वेयर टू डेंजर माई कंट्री। बोल देंगे कि नहीं, ये जो लोग है ना, मतलब अपोजिशन आया और अपोजिशन के बारे में बोल देंगे ये ना टेररिस्ट है, या कुछ तरह का इल्जाम वगैरह लगा देंगे और उनको हटा देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, अच्छा सेंसरशिप, ये सब वही प्रोपोगंडा चलाना, सर्विलेंस में रखना। हम लोग अभी इंडिया में ऐसा कहीं नहीं है। कोई कोई इलाका जो अच्छा इलाका होता है, हाई फाई इलाका होता है, तो वो इलाका ही मिलकर तुम्हारा सीसी कैमरा लगाता है, लेकिन तुमको कहीं पे सीसी कैमरा नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं। लेकिन तुमको इस टाइप के कंट्री में अगर तुम चली जाओगी ऑथोरिटेरियन रिजीम में, बहुत सारा मिडिल ईस्ट कंट्री भी है जहाँ पे ऑथोरिटेरियन रिजीम रहती है, तो वहां पर सब तुमको मिलेगा, ये क्या नाम है, सीसी कैमरा मिलेगा, हर एक जगह सीसी कैमरा मिलेगा। रोड पे पहले मेरे मतलब पहले हम लोग जब छोटे थे तो मतलब मेरी अम्मी लोग बोलती थी हमेशा कि सऊदी अरब के बारे में, कि वहां पे तो ऐसा है ना कि रोड पे भी अगर कोई चीज गिरा हुआ रहता है ना, तो मतलब ऐसे बोलती थी हम लोगों को कि रोड पे भी अगर कोई चीज गिरा हुआ है ना, तो जाके दूसरा आदमी को दूसरा दे देता था। हाँ बोले वहां का आदमी लोग इतना शरीफ रहता है। और मेरी अम्मी को पता नहीं था उतना कि सीसी कैमरा लगा रहता, तो मेरे को स्टोरी सुनाती थी बात। तो हम लोग बोलते हाँ ऐसा होता है, तो वहाँ का आदमी तो बहुत शरीफ होता है, यानी वहाँ पे चोर वोर होता नहीं होगा। हम लोग पूरा एकदम हैरत करते हैं ये बात। अब समझ में आता है क्यों वो लोग जाकर उठा कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि हम तो सीसीटीवी के अंदर है। हमको अगर हम किसी का चीज गिरा हुआ है, हम उठा लेते हैं उसको, ठीक है, तो हमको तो सीसीटीवी में तो कैप्चर हो गया। तो वो हम लोग बचपन में हम लोग को स्टोरी सुनाया जाता था, जैसे मेरी अम्मी सुनाती थी कि वहां पे ऐसा होता है, वहां पे आदमी लोग चोरी नहीं करता, ये नहीं करता। नहीं, चोरी नहीं करने का वजह क्या है कि वो लोग सर्विलेंस के अंदर रह रहा। हम लोगों को भी अगर अगर इंडिया में भी जगह जगह सीसी कैमरा लगा हुआ रहेगा, तो तुम बताओ जो रेप वगैरह होता है या फिर जो क्राइम हो रहे हैं वो सब नहीं होंगे, बंद हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह का वहाँ का स्टोरी है। हम लोग यही समझते थे, लेकिन अब समझ में आया कि नहीं, क्यों नहीं लोग पर बदमाशी करते हैं। जैसे कि मेरे एक भाई गया था, तुम्हारा ये यूएई गया था। ठीक है, तो जॉब उसको जॉब मिला था, तो वहां पे वो करता था अपना काम। तो वो है ना, गाड़ी ठोक दिया था। मतलब एक गाड़ी, नया नया रोड था तो उसको चलाने आ नहीं रहा था, तो एक गाड़ी पे जाके धक्का मार दिया। तो उसके मोबाइल में ये मैसेज आया कि आपको इतना चालान देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मेरे भाईजान को कॉल किया, बोला कि भाईजान हम तो मेरे को कोई देखा नहीं था और हम तो जल्दी जल्दी भाग गए थे, लेकिन फिर भी मेरा मैसेज आ गया, हम क्या करें। तब मेरे भाईजान से उनको समझाए कि वो वहां पे हर जगह सीसी कैमरा रहता है, तो वो लोग देख के तुमको वो लोग देख लेता है सीसीटीवी में कि वहाँ वो गाड़ी ठोका, तो तुमको इसलिए आ गया मैसेज। ठीक है, तो तुम अपना ये कर दो। तो इस तरह से रहता है। अगर इंडिया में भी ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सर्विलेंस में रहता है, तो ये लोग डर रहता है ना, इन लोगों को डर किस चीज का रहता है कि हो सके मेरे अगेंस्ट कोई दूसरा लोगों को भड़काए, है ना। तो अगर कोई भड़का रहा है, कोई ऐसा लोग है, तो उसको सप्रेस कर देगा। कोई उसके अगेंस्ट जहाँ ऑथोरिटेरियन रिजीम में उसके अगेंस्ट कोई भी खड़ा होगा, फट सा नहीं क्या करेगा, वो उसको सप्रेस करके मार उड़ के खत्म कर देगा। ठीक है, ये
लोगों को लिमिटेड पावर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट है, लेकिन अगर तुम देखोगी तो टोटलिटेरियन रिजीम और ऑथोरिटेरियन रिजीम है ना, दोनों में डिफरेंट क्या है, क्योंकि वो टोटल कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको टोटलिटेरियन रिजीम बोलते हैं। लेकिन ये लोगों का 50% कंट्रोल करके रखता है। जैसे ये क्या करेगा, पॉलिटिकल लाइफ को कंट्रोल कर लेगा और इकोनॉमिक लाइफ को कंट्रोल कर लेगा। बाकी जो तुम्हारा, जैसे तुम किस किस रिलीजियस को फॉलो करना चाहती हो, है ना, किस मजहब को चाहती हो, तुम्हारा पर्सनल लाइफ क्या है ना, क्या किस तरह का घर बनाना कि तुम चाहती हो, तो ये सब पे कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होता, ये खुद का आपका डिसीजन है। जबकि टोटलिटेरियनिज्म में तुमको हर एक चीज को डिसाइड करना पड़ेगा। सुनते हैं नॉर्थ कोरिया में तुम्हारा खुद का घर नहीं हो सकता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट तुमको देगी सब सेम जैसा घर में रहेगा, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, ऐसा होता है नॉर्थ कोरिया में। और वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब एक पुअरेस्ट भी, मतलब बहुत ज्यादा वहाँ पे गरीबी भी है, ठीक है। तो ये कोई डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, इस तरह से ऐसा है तो उस तरह से। तो लेकिन ऑथोरिटेरियन रिजीम में बोला कि 50% कंट्रोल करके रखता है, बोलता पॉलिटिकल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ को कंट्रोल करके रखता है। बाकी बोलता है भाई आपका पर्सनल लाइफ जो जीजिए, जो मजहब को फॉलो करना फॉलो कीजिए। चाइना में भी ये बात है कि पॉलिटिकल लाइफ इकोनॉमिक लाइफ ये पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, लेकिन आपको जिस मजहब को फॉलो करें, जैसे चाइना में तुमको बहुत सारे धर्म के लोग हैं, चाइनीज तो है ना, लेकिन वहाँ पे तुमको मुस्लिम्स भी मिलते हैं। मुस्लिम्स वो मिलेंगे जो एकदम चाइनीज है, ऐसा नहीं कि हम लोग ही जैसा मिलेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, रहेंगे चाइना ही, लेकिन उनका रिलीजन अलग होता है, ठीक है। और एक बार हम सुने भी थे कि जो बहुत ज्यादा कट्टर मुस्लिम होता है, मतलब किसी नहीं पता, तो वो डिटेंशन सेंटर में वो लोग रखता है, कितना सच कितना झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा वहाँ पे है कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग वहाँ पे मिलेंगे, रहेंगे वही नस्ल के, चाइना ही होंगे, चाइनीज ही होंगे, बट रिलीजियस अलग होता है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑथोरिटेरियन रिजीम। और एक हो गया मैक्स वेबर देते हैं तुम्हारा पैट्रिमोनियलिज्म। पैट्रिमोनियलिज्म रिजीम, ये कॉन्सेप्ट कौन इंट्रोड्यूस करता है, तो मैक्स वेबर। वो आप एक बुक लिखते हैं इकोनॉमिक एंड सोसाइटी 1920 में, और इस बुक में वो एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है मैट्रिमोनी सॉरी पैट्रिमोन पैट्रिमोनियलिज्म, जिसमें ऑथोरिटी रेस्ट ऑन द पर्सनल ब्यूरोक्रेटिक पावर। बोला कि यहाँ पे जो पावर है ना, कुछ ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेटिक लोग जो है ना, उसके पास पावर होगी, ठीक है। बोला ये जो ऑथोरिटी होगी ना, पर्सनल एंड ब्यूरोक्रेटिक पावर exercised by royal household where the power or formally arbitrary under the direct control of the ruler। बोला यहाँ पे पावर में तुम लोग को बताई थी कि 3 तरह का ऑथोरिटी होता है। बोला या तो पावर तुम्हारा किसी, बोला यहाँ पे ऑथोरिटी किस तरह से बटा हुआ रहेगा, 3 टाइप में ऑथोरिटी बटा रहेगा। या तो आप ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल लोगों को पावर देंगे, जैसे जो हेरिडिटी के तौर पे आया हुआ लोग हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को बताई थी कि मैं जैसे कि अभी भी तुम्हारा सऊदी अरब में अगर तुम देखोगी, पहले का मैं बता रही हूँ, मैं बहुत छोटी थी तब मैं एक बार बता रही हूँ कि अभी का बात नहीं, मैं अभी मैं वहाँ उतना नहीं जानती, तो वहाँ पे मेरे आप ही का एक देवर रहता था, तो वो मुझे बता रहे थे, हम लोग उस टाइम कितना 12 में पढ़ते थे तब का बात है। तो वो बता रहे थे कि सऊदी अरब के बारे में, कि वहाँ पे ना एक औरत थी, लेडी थी, तो वो एक लेडी के यहाँ काम करती थी, तो वो क्या की है, वो क्या की लेडी कि वो ना बच्चा को मार देती है जान से, और मार के बच्चा को फ्रिज में रख देती है, पता नहीं वो साइको टाइप पे रहती है क्या, और घर का सब सामान लेकर भाग जाती है। तो मैं क्या बोली कि वहां पे तो जगह जगह पे तुम्हारा सर्विलेंस लगा हुआ, सीसीटीवी लगा हुआ है, तो वो तो सीसीटीवी में आ गई कि वो कहाँ भागी, तो उसको पकड़ के लाया गया औरत को। ये तुम्हारा बहुत पहले की बात है, लेकिन हाँ मैं 12 में थी तब की बात है। तो वो मेरे आप ही के देवर वहां पे थे, बड़ी बड़ी आप ही के, तो वो बता रहे थे। तो ऐसे ऐसे हुआ, तो वहां पे पता है ये जजमेंट कौन दिया, मौलाना मौलाना साहब थे, ठीक है ना। तो रिलीजियस लीडर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो रिलीजियस लीडर थे। तो जुमा का दिन सबको इकट्ठा हुआ है पूरा एक जगह, अब चेंज हो गया सुनने। जुमा के दिन सब इकट्ठा हुआ, आए सब लोग, सारे लोग आए रोड पे, तो मेरे आप ही के देवर बोले मुझे बहुत ये लगा, तो मैं लोगों से पूछा कि ये क्या है, तो बोले आज सुनवाई है, आज है ना केस का सुनवाई है। तो सब बोला केस का सुनवाई, वो मतलब चौंक गया, क्योंकि वो नया नया गया था, तो वो बोले मैं भी चला गया भीड़ में देखने के लिए, तो मैं देख रहा हूँ कि वो जो मौलाना साहब है वो ऑर्डर दे, मतलब यहाँ पे क्या इंडिया में जज ऑर्डर देगा कि उसको फांसी दे दो, उसको सजा दे दो, है ना, जो भी जज कोर्ट में होता है। लेकिन वहां पे देखें कि एक मौलाना साहब ने जजमेंट सुनाया कि इस औरत को कत्लेआम कर दो, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल यही लैंग्वेज में बोले, मतलब कि कत्लेआम कर दो, मतलब अरबी भाषा में कि कत्लेआम कर दो।
ठीक है। और उस औरत को सबका सामने जैसे कत्ल कर दिया गया, मतलब गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। तो तुम देख रही हो, रिलीजियस लीडर को ये अथॉरिटी दिया गया है कि वो डिसाइड करे, है ना, वो डिसाइड करे कि किसको मानना नहीं मानना। तो ये इस तरह का ट्रेडिशनल अथॉरिटी होता है जो कि पैट्रिमोनियलिज्म बोलता है। और वो मौलाना साहब को इसलिए अथॉरिटी मिला क्योंकि वो एक रिलीजियस लीडर थे, ट्रेडिशनल लीडर की वजह कर, है ना, ट्रेडिशनल अथॉरिटी की वजह कर उनको लीडर मिला, लीडरशिप मिला। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा होता है तुम्हारा, मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी, क्रिज्मेटिक, क्रिज्मेटिक अथॉरिटी। क्रिज्मेटिक अथॉरिटी क्यों? एक पर्सन, मैं एम एस धोनी वाला सुना रही हूँ कि यहाँ पे लोगों को जो पावर मिला हुआ है इसलिए मिला हुआ रहता है क्योंकि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, इसलिए इसको पावर मिला हुआ। तीसरा होता है लीगल रैशनल अथॉरिटी। तो बोला कि ये इसलिए मिला हुआ क्योंकि ये एक ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर है। लीगल रैशनल अथॉरिटी, तो ये पैट्रिमोनियल में अगर तुमसे पूछे कौन आएगा तो खास करके तो तुम्हारा ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर आएंगे। बाकी तीनों ही अथॉरिटी आएगा इसके अंदर कि इस तरह का अथॉरिटी रूल करती है जहां पे उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिमोनियलिज्म। ठीक है, मैक्स बर बोल रहे हैं कि अगर इस तरह का अथॉरिटी जहां पर भी होती है, ट्रेडिशनल, लीगल, क्रिज्मेटिक, तो उसको बोलते हैं मैट्रिमोनियलिज्म अथॉरिटी, ए सॉरी, मैट्री मैट्रिमोनियलिज्म रिजीम। जहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर का रूल चल रहा है, यहाँ जहाँ पे कोई क्रिज्मेटिक, जैसे हिटलर जब रूल कर रहा था तो उसको तो डिक्टेटर बोलेंगे, लेकिन वो एक तरह का क्रिज्मेटिक अथॉरिटी भी था। क्यों? जैसे कि हिटलर जब अपने आर्मी को वो ऑर्डर दे रहा था कि जाओ तुम एक गैस चेम, मतलब बड़ा सा गैस चेम्बर, और हर दिन तुम्हारा 4 बजे, नहीं तो 100-200 आदमी लोग को गैस चेम्बर में बंद करके मार दे रहा था। ठीक है, और जो बच जाता था क्या गैस चेम्बर से उसको फिर भट्टी में डाल देता था। ठीक है, तो वो साफ दिख रहा है कि हिटलर गलत है ना, लेकिन उस लोगों पे ऐसा उसका क्रिज्मेटिक का भू सवार था कि नहीं, हिटलर जो करा अच्छा क्योंकि वो हम लोगों का लीडर है। लेकिन अभी हम लोगों का कंट्री में अगर ऐसा होता है, मान लो हम लोगों कंट्री से कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा कोई करता है किसी के साथ भी, तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे, नहीं आप गलत कर रहे हैं। किसी के साथ भी कोई कुछ गलत होता है, जैसे तुम देखी होगी जब मणिपुर में उस लड़की के साथ हुआ था, तो सारे लोग पूरा, मतलब पूरा पूरा इन कंट्री उड़ गया था, है ना, प्राइम मिनिस्टर्स को ही बोल रहा था कि आप कुछ करे कुछ करे। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा कोई, हम लोग माइंड में क्रिज्मेटिक अथॉरिटी नहीं बैठा हुआ कि वो जो करे ठीक करे, मतलब वो किए नहीं थे लेकिन उनका गलती भी नहीं था, फिर भी हम लोग प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे थे कि नहीं नहीं आपको ऐसा ये गलत है। लेकिन अगर हम लोग ये बोलते कि नहीं रहने तो, अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहा तो उसमें कुछ भलाई होगा, तो वो क्रिज्मेटिक अथॉरिटी हो जाता है। क्योंकि वो एक होता है ना माइंड, काला हरा चश्मा लगा लेना। क्या बोला जाता है कि घोड़ा को हरा चश्मा लगा दो, तो हरा चश्मा लगा मतलब घोड़ा घास नहीं खा रहा था। ठीक है, घोड़ा घास नहीं खा रहा है तो वो क्या करता है, उसका मालिक उसको हरा चश्मा लगा देता, तो उसको हरा हरा दिखता तो खाने लगता है। तो उसी तरह क्रिज्मेटिक अथॉरिटी रहता है कि वो जो बोल रहा था लोग उसकी बात को मानेंगे। जैसे हिटलर जो भी बोल रहा था तो बात माना जा रहा था, इस तरह से इंसान पागल हो जाता है। तो ये भी एक तरह का पैट्रिमोनियलिज्म रिजीम है, ये अच्छा नहीं है। लीगल रैशनल अथॉरिटी बोला कि जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर अगर रूल करेंगे ना, ये तो सबसे ज्यादा डेंजर होगा क्योंकि ये दिमाग वाले होंगे, है ना। जहाँ पे अगर ब्यूरोक्रेट्स, प्राइम मिनिस्टर, मतलब अभी प्राइम मिनिस्टर कोई ब्यूरोक्रेट ऑफिसर बन जा रहा, मतलब जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के, जैसे कैसे मिलिट्री रूल करता है, इसमें एक तरह के सब मिलिट्री रूल भी रख सकते हैं, इसमें एक तरह से मिलिट्री रूल भी रख सकते हैं। जैसे मिलिट्री रूल कर रहा है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, मिलिट्री रिजीम। ठीक है, लेकिन अगर उसी तरह ब्यूरोक्रेटी रूल कर रहा है, सब पावर ब्यूरोक्रेट ऑफिसर के पास आ गया, आईएएस ऑफिसर के पास सारा पावर आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिमोनियलिज्म रिजीम। ठीक है, समझ में आ गया। बोला कि ये एक तरह का ट्रेडिशनल डोमिनेशन का टाइप है, मैट्रिमोनियलिज्म। ये खत्म मुझे, अच्छा इसमें अच्छा इसमें इसमें मिलिट्रीरिज्म भी आएगा। अच्छा चलो आ जाओ। अच्छा इसके अंदर मिलिट्रीरिज्म भी आएगा। ठीक है, इसके अंदर मैट्रिमोनियल में तो ये हो गया तुम्हारा 3 टाइप का, और एक आएगा मिलिट्रीरिज्म। ठीक है, पैट्रिमोनियलिज्म में तुम्हारा मिलिट्रीरिज्म भी आएगा। ठीक है, मिलिट्रीरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पॉलिटिकल पावर इज हेल्ड बाय द मिलिट्री। बोला मिलिट्रीरिज्म बताओ, एग्जांपल बताओ मिलिट्री, अभी मिलिट्रीरिज्म कौन सी कंट्री में है, तुम लोग को अगर याद है तो बताओ। नहीं नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में मैं क्या बोली, पाकिस्तान में टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी है जहाँ पे गवर्नमेंट, जहाँ पे तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर गया है, लेकिन चलाता है तुम्हारा ये क्या नाम है, मिलिट्री, वो अलग है। जहाँ पे म्यांमार, म्यांमार पूरा एग्जाम्पल होगा, म्यांमार,
म्यांमार में मिलिट्री रिजीम है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का काम, मतलब ये नहीं बोलेंगे कि उसके पीछे से कोई काम कर रहा है, नहीं, जहाँ पे फ्रंट पे आके काम कर रहा है उसको मिलिट्री रिजीम बोलेंगे। तो म्यांमार अभी मिलिट्री है। बोला जहाँ पे पॉलिटिकल पावर मिलिट्री के हाथ में, इंडिया में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया कभी भी अपना मिलिट्री को इतना पावर नहीं दे रखा है, ठीक है। जहाँ पे पॉलिटिकल पावर मिलिट्री के पास होता है, हम लोग जब रोहिंग्या क्राइसिस पढ़ते हैं तो हम लोग आंग सान सूकी के बारे में तुम लोग सुनी हो ना, आंग सान सूकी, उनको नोबेल प्राइज मिला है और वो म्यांमार की है। तो हम लोगों को लगता है, जब आदमी नहीं पढ़ता तो लगता था, जब मैं रोहिंग्या रिफ्यूजीज के बारे में सुनी थी तो मुझे बहुत गुस्सा रहता आंग सान सूकी के ऊपर कि वो क्यों नहीं रोकी, प्राइम मिनिस्टर हो कैसा गलती की। लेकिन जब तुम रियल में जब वो पढ़ोगी ना रोहिंग्या रिफ्यूजीज के बारे में, तुमको पता होगा कि उसमें आंग सान सूकी का कोई गलती नहीं था, मिलिट्री का वहां पे गलती था। वो तो एक कठपुतली थी, आंग सान सूकी वो एक कठपुतली थी। मिलिट्री ने ही वहां पे ऐसा किया था कि लोगों के दिल में ये नफरत भरा था कि रोहिंग्या जो है वो म्यांमार से नहीं है और वो म्यांमार के लिए खतरा है, लोगों के दिलों में नफरत भरना। और मिलिट्री ने ही ब्रूटल अटैक किया था रोहिंग्या विलेज के ऊपर। आंग सान सू की एक कठपुतली थी, जो कि उसको क्या किया गया, फिर से उसको हटा दिया गया 2021 में, अब मिलिट्री रिजीम वहां पे आ गया, ठीक है। ऐसा लगता है, इंसान को लगेगा कि जो प्राइम मिनिस्टर, एक बार पढ़ने से पता चलता है कि नहीं कौन है। तो वहां पे म्यांमार में अभी मिलिट्री रिजीम है। आंग सान सूकी को बता हटाया गया था, तुम लोगों को पता भी था। अगर जैसे कि अगर पढ़ी होगी तो जब जब ये वहां पे रिजीम चेंज हुआ था तुम्हारा म्यांमार में, कि अब वहाँ म्यांमार में मिलिट्री रिजीम का रही, और आंग सान सूकी को जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। उनको जेल में डाल दिया गया था और मिलिट्री रिजीम स्टार्ट हो गया था, ठीक है, म्यांमार में। तो बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा म्यांमार ही होगा मिलिट्री रिजीम का। और भी है, बट अभी तुम अगर करंट एग्जांपल देखोगे तो म्यांमार ज़्यादा ये है, क्योंकि उसके बारे में तो एक तो हम लोग पढ़ते हैं, एक करंट टॉपिक है तुम्हारा रोहिंग्या, तो उससे उससे क्या जानता आदमी, ठीक है। एक मिनट। हम्म, तो समझ में आ गया। तो बोला मिलिट्री प्ले करेगी, जो भी कंट्री का रोल होगा ना वहां पे मिलिट्री करेगी। डेमोक्रेसी खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है, डेमोक्रेसी खत्म हो जाता है, ठीक है, डेमोक्रेसी खत्म हो जाता है। मिलिट्री regime has a several distinct features set it part of the other form of government। here बोला कि मिलिट्री ही हर चीज को, जितने भी फीचर्स है ना कंट्री का वही सेट करेगी। जो भी, अच्छा ये सब याद नहीं करना, खाली समझ लो। खाली ये याद करना है कि पैट्रीमोनियलिज्म के अंदर तुम्हारा मिलिट्री रिजीम्स और बेबर का जो 3 टाइप है वो आएगा, ठीक है, अथॉरिटी का। मिलिट्री जो लॉ होता है, मिलिट्री रिजीम जो है ना, बोला मिलिट्री अपना लॉ को इम्पोज करता है। मिलिट्री, हाँ तुम ये बात सही एग्जांपल दी हो तुम लोग, पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहुत बार रिजीम चेंज हुआ है। जैसे कि जनरल जॉल हक को हटाकर तुम्हारा है ना परवेज मुशर्रफ, हाँ ये बात तुमने सही बोली, चेंज हुआ वहां पे, आया है वक्त वक्त में मिलिट्री रिजीम आया, ये बात सही है, बट अभी नहीं है। अभी जो है तुम्हारा है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसको चलाती है मिलिट्री, ठीक ना। अभी पूरा कंप्लीटली नहीं है, मतलब पहले थी, है ना, पहले थी, आ रही है जा रही है इस तरह से। मिलिट्री रिजीम ऑफन सस्पेंड एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज देयर ऑन लॉ। जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन रहती है ना उसको हटा देती है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यू उसको हटा दो और अपने लॉ को इम्पोज करती है। अब पावर कॉन्सेंट्रेट होता है, कुछ मिलिट्री लीडर के हाथ में ही पावर होता है। सपरेशन ऑफ पॉलिटिकल, एक मिनट रुक जाओ, मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑपोजिशन, अगर कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन आता है उसको सप्रेस कर दिया जाता है। पॉलिटिकल डिसेंट इज नॉट टॉलरेट, जो पॉलिटिकल के जो उनके अगेंस्ट बोलेगा वो लोग उसको टॉलरेट नहीं करता है, ऑपोजिशन पार्टी को भी टॉलरेट नहीं करेगा। मूवमेंट और ऑफ इन बैन, किसी भी तरह का मूवमेंट करने पे रोक लगाया जाता है। पूरा मीडिया के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, मिलिट्री का। पब्लिक ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, सब पर कंट्रोल किसका होगा, मिलिट्री का। डेमोक्रेसी खत्म, डेमोक्रेसी खत्म, लेक ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इलेक्शंस इफ दे ऑकर आर यूजली नॉट फ्री एंड फेयर, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। अक्सर तुम्हारा मतलब जब तुम्हारा मर्जी का गवर्नमेंट नहीं बनेगा, है ना, जब फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होगा। तो बोल रहा है कि चलो आओ यहाँ पढ़ते हैं, चलो एक मिनट। बोला कि इसका बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा, अभी अगर मैं लूंगी तो वो 2021 में
2021 में तुम्हारा मिलिट्री रिजीम आया था म्यांमार में। मिलिट्री रिजीम कहाँ पे आया था? म्यांमार में। ठीक है, किसको हटाया गया था? आंग सान सूकी को हटा दिया गया था और उसके जगह पे तुम्हारा मिलिट्री आ गई थी, है ना। आंग सान सूकी को जेल में डाल दिया गया था उनको। ठीक है, आंग सान सू, सू, सूकी, हाँ सूकी। ठीक है, इनको हटाकर वहां पे मिलिट्री रिजीम आ गया था। मतलब मिलिट्री ने जाके अपना कब्जा कर लिया था, उन्होंने अपना लॉ अपना ये सब चीज़ अपना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो और उसके बाद बोला पाकिस्तान में भी बहुत बार मिलिट्री रिजीम आई है। ठीक है ना, जैसे अयूब खान, परवेज मुशर्रफ, ये लोग मिलिट्री से आए थे। ठीक है ना, ये लोग जनरल अयूब खान, जनरल परवेज मुशर्रफ, ये लोग आए थे, तो ये लोग मिलिट्री में से ही आए थे। ठीक है, ये लोग जब जब आए थे तो पाकिस्तान में तुम्हारा मिलिट्री रिजीम आया था। ठीक है, जब जब ये लोग आए थे तो पाकिस्तान में तुम्हारा मिलिट्री रिजीम आया था। ठीक है, याद रखना कि जब ये लोग आए थे तो तुम्हारा क्या आया था? पाकिस्तान में। इसका मैं डेट भी कराई थी क्या अयूब खान का, कि अयूब खान कब वहां पे कब तुम्हारा मिलिट्री रिजीम लगता है? मेरे भी माइंड से निकल गया। ये तो 99 था शायद। 1999 नहीं होगा। हाँ हमको भी लग रहा है 1999। नहीं, 1999 नहीं होगा। अयूब खान तुमको नहीं, अरे सुनो, नहीं, परवेज मुशर्रफ वाला 1999 है। 1999 से शायद 2000। बोल रहा है 79। ओ हाँ, ये में भी हो सकता है। नहीं, जनरल जॉल हक को हटाकर, सॉरी, जुल्फिकार अली भुट्टो को मार्शल लॉ लगाया गया था। जॉल हक भी तो तुम्हारा जनरल, अच्छा जॉल हक भी तो तुम्हारा ये था ना, मिलिट्री से ही आया था, जनरल जॉल हक। अच्छा 3 बार लगा था, जो मैं बताती हूँ, रुक जाओ मेरे माइंड में आया, रुक जाओ। एक तो तुम्हारा जनरल अयूब खान, ये भी तुम्हारा मिलिट्री से ही था। ठीक है, अयूब खान जो था ये भी मिलिट्री से था। तो ये फर्स्ट मिलिट्री रूलर, इसको याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये फर्स्ट मिलिट्री रूलर। और इसका आई थिंक 1958 से मैं इसका आर्टिकल पढ़ी थी, मेरे माइंड से निकल गया, बहुत अच्छे से पढ़ी थी मैं। मुझको ना मिलिट्रिज्म वगैरह पढ़ने में बहुत अच्छा, मतलब इसमें इंटरेस्टेड है। आयर पढ़ने में ही मुझे इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है आयर पढ़ने में। तो देखो, जनरल अयूब खान फर्स्ट मिलिट्री रूल बना था पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जॉल हक आया था, सेकंड, जॉल हक, जॉल हक, जॉल हक किसको ओवरथ्रो किया था, याद है तुम लोगों को? बताओ तो। जुल्फिकार अली भुट्टो। हाँ, बेनजीर कमीर भुट्टो का फादर, जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, बिल्कुल। ये था तुम्हारा 1977 से 88 तक चला था। और एक और है जिसका नाम था परवेज मुशर्रफ। हम्म, परवेज मुशर्रफ तुम्हारा इसको हटाया था, बता रही हूँ मैं, नवाज शरीफ को। नवाज, उसके बाद फिर से नवाज शरीफ आए थे पार्टी में, मतलब फिर से वो आ गए थे, लेकिन उस टाइम हटा दिए थे 1999 में, नवाज शरीफ को हटा दिया गया था। ठीक है, फिर 2008 में फिर से नवाज शरीफ अपना आ जाते हैं, इनको रिमूव किया था, परवेज मुशर्रफ इनको रिमूव किया था, और ये जो बैठे थे 1999, क्योंकि कारगिल वार हुआ था, याद है ना, 2028 तक रहे। किसको रिमूव करके आया था भाई, ये किसको रिमूव किया था? तो इसको, नवाज शरीफ को। लेकिन फिर 2008 के बाद फिर से नवाज शरीफ आ गए थे। ठीक है, तो इस तरह पाकिस्तान में तुम्हारा मिलिट्री रिजीम आया था। अच्छा, ये वाला खत्म। 3% है, 3% का याद कर लो, अयूब खान, जौल हक, परवेज मुशर्रफ। ठीक है, और ये 3 वक्त है, इसलिए याद करना है क्योंकि एग्जाम में आने का चांस है ना।
और एक ऐसे भी हम लोग आयर पढ़ते रहे और हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इन सब का नॉलेज तो हम लोगों को रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, और भी अच्छा जो पॉलिटिकल मर्केंटलिज्म एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, जो पहले पढ़ते हैं आ जाओ। मर्केंटलिज्म क्या है? मर्केंटलिज्म एक इकोनॉमिक थ्योरी है, प्रैक्टिकल डोमिनेंट है, बिटवीन 16 से 18 सेंचुरी में आई थी ये। ठीक ना। इसका मेन गोल तो ये था कि गवर्नमेंट टू इंक्रीज स्टेट पावर बाय फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। गवर्नमेंट जो है ना अपना पावर को बढ़ाए और इकोनॉमिक पे फोकस करे। ठीक ना। इकोनॉमिक को मजबूत करो, इससे गवर्नमेंट का पावर जो है बढ़ेगा, स्टेट का पावर जो है बढ़ेगा। मर्केंटलिस्ट ये चाहते थे। वो चाहते थे कि मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेलिंग मोर गुड्स अनदर कंट्री, मतलब हम लोगों कंट्री में ज्यादा से ज्यादा चीज बने और उसको दूसरे कंट्री में बेचे। एक्सपोर्ट का मतलब ज्यादा, तो ये चाहता था कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो। ठीक है। मर्केंटलिस्ट बोलते थे कि अगर हम ज्यादा चीज बेचेंगे दूसरे कंट्री में, सेल करेंगे ज्यादा से ज्यादा गुड्स को, सामान को दूसरे कंट्री में, तो वेल्थ ज्यादा होगा। ठीक है। और मिनिमाइज इंपोर्ट, बाइंग, हम लोग कम से कम कोशिश करेंगे कि दूसरे कंट्री से बाई करें। तो इससे क्या होगा? एक्यूमुलेटिंग वेल्थ होगा। इससे क्या होगा? पैसा जमा होगा। याद रखो मर्केंटलिस्ट इसके दीवाने थे। पैसा, मुझे वेल्थ को जमा करना है, एक्यूमुलेटिंग करना है वेल्थ को। अगर हम वेल्थ को एक्यूमुलेट करेंगे ना, तो इससे क्या होगा? हमको स्टेटस मिलेगा, पावर मिलेगा, प्रेस्टिजियस मिलेगा। किसको? स्टेट को, गवर्नमेंट को, ये। ठीक है। तो ये बोलते हैं क्या, देख लो पहले, एक्सपोर्ट का मतलब दूसरे कंट्री में अपने सामान को बेचना। मान लो कि इंडिया में कोई चीज भी बन रही है और इंडिया उसको दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है, तो वो क्या हो गया? इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है ना, पैसा बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बाहर कंट्री से वो चीज अगर मंगवाते हैं, तो क्या होगा? इंडिया का जो जीडीपी है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि हम लोग को तो महंगा में मंगाना पड़ेगा, फिर बेचना भी पड़ेगा महंगा में, है ना। तो इस तरह से तो बोला कि इससे ज्यादा से ज्यादा फोकस क्या होगा? सेलिंग पे, यानी एक्सपोर्ट पे। और कम से कम फोकस किस पे होगा? इंपोर्ट पे। हम ऐसा करेंगे तो क्या कंक्लूजन निकलेगा? कि हम लोग वेल्थ को बहुत ज्यादा जमा कर लेंगे। ठीक है ना। बोला कि भाई मर्केंटलिस्ट का पर्पस है कि अगर हम लोग पैसा को जमा करते हैं ना, तो हम लोगों को प्रेसियस मेटल्स भी मिलेंगे। ठीक ना, अच्छे अच्छे मेटल्स मिलेंगे। ठीक है। बोला इससे क्या होगा? अगर तुम वेल्थ को जमा कर लोगी तो तुम क्या होगा? तो स्टेट पावरफुल हो जाएगा और सब उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। यूएस को सब कोई मान, देखो ना, यूएस को वो नहीं बोलता मैं ये, लेकिन फिर भी सब यूएस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। यूएस को सब है जो मिनी कंट्री, मतलब अभी तो नहीं मानते, लेकिन अभी भी उसको इतना इंपॉर्टेंट देता है। क्यों? क्योंकि यूएस के पास सब चीजें, पावर है, ये तुम्हारा इकोनॉमिक है, हर चीज का मामला में आगे है। तो वही बोल रहे हैं हमारे कंट्रीज कि अगर हम लोगों के पास कोई भी स्टेट के पास पावर आ जाता है ना, तो सारी कंट्रीज से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। और जब इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना, पावर आ जाएगा, जब एक स्टेट एक गवर्नमेंट के पास पावर रहेगा तो उसके पास पावर भी आ जाएगा, तो उस स्टेट को एक प्रेस्टिजियस स्टेटस मिल जाएगा। जैसे यूएस, तुम इसका एग्जांपल ले लो, चाइना एग्जांपल ले लो, इंडिया में आज के डेट में है अच्छे। क्यों? इंडिया जब आजाद हुई थी तो हम एक बैकवर्ड कंट्री में चल गए थे। क्यों? क्योंकि इंडिया बिल्कुल टूट गई थी, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। लेकिन इंडिया ने क्या किया? अपने इकोनॉमी को बढ़ा बढ़ा के आज इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी के अंदर आती है। ठीक है। चाइना भी क्या, अपने आप को खूब अच्छे से ग्रो कर रहा है ना। क्यों? वो कैसे हो रहा? वेल्थ को एक्यूमुलेट करने से, पैसा जमा करने से। जब किसी कंट्री के पास, और चाइना को हम लोग अब आजकल हम लोग क्या बोलते हैं? यूएस बहुत ही मतलब आगे है। इसराइल, इसको कैसे भूल सकते हैं? इसराइल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। तो क्यों? अच्छा, क्यों? क्योंकि सारे लोग इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इसके टेक्नोलॉजी ये देखकर कि इसने अपनी कंट्री को कितना टेक्नोलॉजिकली कितना डेवलप कर लिया है। यूएस को देख के क्यों आदमी इतना ये होता है कि जितने भी दुनिया के तुम जितने भी बड़े बड़े अमीर रिच आदमी को तुम ढूंढोगे ना, तुमको यूएस में ही मिलेगा। यूएस का एक आदमी है, मेरे भाई उसका नाम बता रहा था, मेरे नौसे भाई बता रहे थे, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। उसका कंपनी अभी इतना आगे चल गया है ना इकोनॉमिक का मामला में, कि पूरा इंडिया का उतना पैसा नहीं है। बता रहा था कि यूएस में, उसका नाम बता था, बहुत हार्ड नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट उस आदमी का कंपनी का दाम, वैल्यू इतना चला गया है कि इंडिया में जितना भी पूरा पैसा है ना, उससे ज्यादा चला गया है। मतलब इंडिया, सोच लो तुम, मतलब एक कंट्री, मतलब इंडिया तो इमर्जिंग इकोनॉमिक में आ रही है ना, तो एक कंट्री का इकोनॉमिक से ज्यादा उसका इकोनॉमिक है।
वो आदमी का अकेला का, तो वो कहाँ मिलेगा तुमको? यूएस में। तो बोला वो सब उससे क्या होता है कि जब एक स्टेट पावरफुल हो रहा, वहां के लोगों के पास पैसा है, स्टेट पावरफुल है, स्टेट के पास से वेल्थ है ना, स्टेट के पास पावर है, तो उसको क्या मिलेगा? प्रेस्टिजियस मिलेगा हर जगह। यूएस इन्वॉल्व हो गया, यूएस ने ये बोला, यूएस ने वो बोला, यूएस को सारे कंट्री मानती है क्योंकि वो अभी है, एक उसका पोजीशन है। अच्छा, रशिया भी है, यूएस भी है, ये लोग बड़ी बड़ी कंट्री, तो क्यों बड़ी है? क्या उसके पास पैसा नहीं है? क्या उसके पास पानी नहीं है? यही सब चीज तो है जो इंसान को आगे बढ़ाती है। अभी तुम, अभी हम, कोई नहीं जानता हमको, कोई नहीं, तुम लोगों को भी नहीं, बस दोस्त जानेंगे, लेकिन ऐसे तो कोई नहीं जानता। लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसा आ गया, जैसे ही मेरे पास पावर आ गया, मुझे सारे लोग जानने लगे, मुझे भी एक प्रेस्टिजियस स्टेटस मिल जाएगा। तो वही मर्केंटलिस्ट बोल रहे हैं कि आप ना वेल्थ को जमा कीजिए, पैसा को जमा कीजिए। और वो पैसा कैसे जमा होगा? एक्सपोर्ट कर कर ज्यादा और इम्पोर्ट करके कम। और हम लोग वेल्थ जमा करेंगे, वेल्थ जमा करेंगे तो क्या होगा? हम लोगों के पास पावर आएगा, है ना, लोग हम लोग से इन्फ्लुएंस होंगे। और जब हमारे पास वेल्थ भी होगा और पावर भी आ जाएगा, तो हमको वर्ल्ड में एक प्रिस्टेजियस स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। यूएस का चाह कर भी हम लोग नहीं हटा पाते कि यूएस ऐसा नहीं है। हम चाह के भी नहीं बोल सकते, हम चाह के भी नहीं बोल सकते इसराइल को ये कि वो बहुत बैकवर्ड कंट्री है। अगर हम बोल सकते क्योंकि है एक गुस्सा कि हाँ वो फलस्तीन के साथ इतना लड़ गया, लेकिन फिर भी हम नहीं बोल सकते, हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो ऐसा है। उसने अपनी कंट्री को पूरा इस तरह से मैनेज करके रखा हुआ है, मतलब कि टेक्नोलॉजी का मामला में तो एडवांस है ना, हर चीज के मामला में देखोगे तो इजराइल एडवांस हो गया। मैं उसका डिमेरिट नहीं निकाल पा रही हूँ। वहां का तुम्हारा मैं तुम वहां का एक मैं ये भी बोली थी कि वहां का एक तुम्हारा एजेंट है मोशाक, कि जो बोला था कि उसका ना एग्जाम्पल भी दिया था, मतलब उसका एक कहावत भी है कि मूवी वगैरह में भी यूज किया जाता है कि मोशाक अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलता। तो वो सब बना के रखा है। तो वो कैसे बनाया? वेल्थ से बनाया, ये मर्केंटलिस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, सीधा साधी ये बात मैं तुमको एक स्टोरी जैसे समझा रही हूँ, तुम याद रखना। मर्केंटलिस्ट बोल रहे हैं कि अगर हम गवर्नमेंट की पावर को बढ़ा देंगे, है ना, अगर हम गवर्नमेंट की पावर को बढ़ा अगर मुझे एक स्टेट या गवर्नमेंट की पावर को बढ़ाना है, तो मुझे पहले इकोनॉमी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। इकोनॉमिक स्ट्रांग करने के लिए हमको एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा और इम्पोर्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और जब ये हो जाएगा ना, तो इस तरह से क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होगा, पैसा जमा होगा। जब पैसा जमा होगा तो हमारे पास पावर आ जाएगा और दो सब सारे लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, है ना। वेल्थ आने के बाद, पावर आने के बाद हमको स्टेट को एक प्रेस्टिजियस स्टेटस मिल जाएगा। ये मर्केंटलिस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब आए पॉलिटिकल इकोनॉमिक वाले, वो आते हैं क्रिटिसाइज करते हैं मर्केंटलिज्म को। ठीक है, तो बोल रहे कि पहले तुम्हारा, चलो एक बार देख लेते कौन कौन है उसके बाद। अब आता है 18 सेंचुरी। देखो ये 18 सेंचुरी तक मर्केंटलिस्ट 60 से 18 तक ही रहा, क्योंकि 18 में आ गया तुम्हारा पॉलिटिकल इकोनॉमी। Political economy became a formalized field of the study around the mid 1700, marking the shift the earlier less organized thought and the wealth and governance. मैं भी बता रही हूँ, द डेवलपमेंट was the larger reaction against the mercantilism. अगर तुमसे कोई पूछे पॉलिटिकल इकोनॉमी किसके अगेंस्ट में आई, जिसमें तुम लोगों को पढ़ाई थी कि मॉडर्निज्म किसके अगेंस्ट में आई थी, ट्रेडिशनलिज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म किसके अगेंस्ट में आई है, तो मॉडर्निज्म। तो उसी तरह पॉलिटिकल इकोनॉमी किसके अगेंस्ट में, किसके रिएक्शन में आई है, तो मर्केंटलिज्म के रिएक्शन में आई है। ठीक है, इसको क्रिटिसाइज करने के लिए बोला विच हेवली इम्पैसिव द कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक। इन्होंने इन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या इम्पैसिव किया कि इकोनॉमिक पे कंट्रोल करे और स्टेट का पावर बढ़ाए, है ना, मर्केंटलिस्ट। तो इसके जो थिंकर है वो पढ़ लेते हैं, जैसे एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ का बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तुम चाहे शॉर्ट में भी याद कर सकते हो, वेल्थ ऑफ नेशन 1776 की बुक है, या पूरा याद कर लो, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। दूसरी जो थिंकर है उसका नाम है डेविड रिगार्डो, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, याद करना है तुम लोगों को। कार्ल मार्क्स का बुक है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। जेम्स मिल का बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक। ये चारों बुक किससे जुड़ी हुई है? पॉलिटिकल इकोनॉमिक। पॉलिटिकल इकोनॉमिक का मतलब क्या, मैं समझा दे रही हूँ। ये लोग बोल रहे हैं, मैं इसका डेफिनेशन नहीं लाई हूँ, ये लोग बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है। पॉलिटिकल को इकोनॉमिक की जरूरत है, इकोनॉमिक को पॉलिटिकल का जरूरत है। आरएम स्मिथ के बारे में मैं तुम लोग को ये अगले बार आया में ऐसा वाला पीडीएफ से पढ़ाई थी, तो मैं चेंज नहीं की, मैं वही लिया थी। ठीक ना, एडम स्मिथ को फादर द मॉडर्न इकोनॉमिक्स बुलाता है। इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में ये बोलते हैं इनविजिबल हैंड 1926 में, ये बोलते हैं कि भाई आप अगर आपको मार्केट फ्री मार्केट करना है, या फिर आपको मार्केट में
मार्केट में अब जो रेगुलेशन होगा ना, मार्केट में स्टेट का रेगुलेशन नहीं चलेगा, स्टेट का रेगुलेशन नहीं चलेगा, बल्कि मार्केट में अब जो रेगुलेशन चलेगा वो मार्केट खुद ही डिसाइड करेगी, एक इंडिविजुअल डिसाइड करेगी कि मार्केट में सेलिंग एंड प्राइस कैसे होगा, कैसे चलेगा, ये एक इंडिविजुअल डिसाइड करेगा। ये आते हैं बिल्कुल इस तरह से डिसाइड करेगा, वो इनविजिबल हैंड होगा जो कि दिखेगा नहीं कि कौन डिसाइड कर रहा है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक, तो एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ कब की बुक है, 2026 की है। इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो एडम स्मिथ ने दिया। चलो आ जाओ। इनविजिबल हैंड का मतलब क्या है, बोले कि सजेशन करते हैं कि व्हेन इंडिविजुअल एक्ट, बोला कि जब इंडिविजुअल एक्ट करेगी ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो दे इनवर्टेंटली प्रमोट द कलेक्टिव गुड ऑफ सोसाइटी। बोला वो इंडिविजुअल जब डिसाइड करेगी तो वो सोसाइटी के बारे में सोच कर ही प्रमोट करेगी। ये कॉन्सेप्ट लेट द ग्राउंड फ्रेम सॉरी ग्राउंड वर्क फॉर द laissez-faire approach to economic which advocate minimal government intervention in market। गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगी, लेजिस्फेयर पे फोकस किया जाएगा, लेजिस्फेयर अप्रोच पे फोकस किया जाएगा। मार्केट को जो है ना, मार्केट सेल्फ रेगुलेटिंग होगी, मार्केट जो होगी सेल्फ रेगुलेटिंग होगी। ठीक है, और फिर इन्होंने बोला कि लेबर को डिवाइड किया जाएगा, जो लेबर जिस काम में माहिर है उसको वो काम किया जाएगा, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इन्होंने फ्री ट्रेड के बारे में भी बात की कि स्मिथ ऑल्सो हाईलाइट द इम्पोर्ट ऑफ द फ्री ट्रेड। ही क्रिटिक्स मर्केंटलिस्ट, ये मर्केंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। पॉलिसी दैट द रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड एंड प्रमोट टैरिफ, आर्ग्यू इन स्टेट फ्री एंड ट्रेड अलाउ नेशन टू स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन गुड्स एंड वेयर द हैव ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बोला भाई हम लोग फ्री ट्रेड करेंगे, उससे क्या होगा, ठीक रहेगा। क्योंकि मर्केंटलिस्ट क्या बोल रहे हैं कि आप वो मतलब एक टैरिफ लगाने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं भाई इस तरह से नहीं, बल्कि हम लोग को फ्री ट्रेड करना है। ठीक है, बाकी तुम लोग को यहाँ पे ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, बस ये याद कर लो। कम टू द पॉइंट एग्जाम है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। तुमसे पूछे कि इनविजिबल हैंड किसका है, तो एडम स्मिथ का है। डिवीजन लेबर के बारे में किसने बोला पॉलिटिकल इकोनॉमिक में, या फ्री मार्केट लेजिस फेयर के बारे में बहुत कौन बात करता है, तो तुम्हारा एडम स्मिथ बात करते हैं। ठीक है ना। डेविड रिगार्डो आते हैं। डेविड रिगार्डो क्या करते हैं, एडम स्मिथ के आइडिया को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इनकी बुक है, याद करो, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन। अभी मैं तुम से पूछूंगी, तुम लोगों को मुझे बताना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन किसका है, तो एडम स्मिथ का है। ठीक है, सॉरी डेविड रिगार्डो का है। इन्होंने एक थ्योरी दिया था, थ्योरी का नाम है द थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी मैं बता रही हूँ, बोला कि भाई आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कीजिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है, मैं बता रही हूँ। बोले पहले आप देखिए कि आपके कंट्री में क्या नहीं होता है। आप देखिए आपकी कंट्री में कौन सा ऐसा चीज है जो बहुत कम होता है। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, गेहूं तुम लोग जानती हो ना, वेट। ठीक है, तो इंडिया में वेट उतना नहीं होता, तो इंडिया क्या करती है, रशिया से वेट लेती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इंडिया सोचे कि जो चीज़ मेरे यहाँ पे नहीं हो रही है, चलो ये तो होता भी हो, उतना ऐसा बात नहीं है, कुछ ऐसा चीज़ बताओ जो इंडिया में नहीं होती, जैसे ऑयल है ना। ऑयल तो ये नहीं है, ट्रेड नहीं है, सॉरी। कोई ऐसा चीज़ बताओ जो यहाँ पे नहीं होती है, बाहर कंट्री में होती है। मान लो कोई फ्रूट्स है, ठीक है ना, जो इंडिया में नहीं होती है। ठीक है, या किसी तरह का राइस है, जैसे तुम एक पुलाव का चावल जानती हो, तुम लोग बताओ तो मुझे, पुलाव का चावल के बारे में तुम लोग जानती हो, कौन कौन पुलाव का चावल के बारे में जानती है। हाँ, बासमती चावल। बासमती, बिल्कुल, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में मोस्टली होती है। तुम एमपी चल जाओ, एमपी में तुमको लोग जानती भी नहीं कि वो क्या है। मेरी बहन जब भी जाती है तो वो लेके जाती है, 5 किलो 6 किलो लेके जाती है, और जब मेरी बहन पुलाव बनाती है। हाँ लेकिन हर जगह तो यहाँ छोड़ के, जैसे हम लोग यहाँ तो बासमती खाते नहीं है नॉर्मली सब कोई। हाँ हाँ, नहीं लेकिन मिलता। हर जगह देखते नहीं, हैं कि तुम दिल्ली, वहाँ नहीं नहीं तुम होता। दिल्ली चली जाओ, दिल्ली चली जाओ, नहीं मिलेगा। दिल्ली में मेरी छोटी खाला रहती है, मेरे भाईजान जब जाते हैं 5 किलो 7 किलो 8 किलो लेकर जाते हैं। या इवन मेरी खाला भी आती है तो यहाँ से कुछ नहीं लेके जाएगी, बासमती चावल लेके जाती है, वहाँ नहीं मिलता है। मेरे भाईजान लेकिन पहले, हम ज्यादा देखे वो सब जगह में वो सब लोग वही खाता है नहीं मार्केट से खरीद। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे बासमती चावल नहीं मिलता, वहाँ पे बिरयानी चावल का ही वो हाँ, लोग पुलाव उसका बनाएंगे। वो नहीं होता होगा। नहीं, क्या बस बोलते हैं बासमती वो लोग पहचानते भी नहीं है, पहचानते तक नहीं है। जैसे कि ये क्या नाम है, जैसे तुम्हारा मुंबई, तुम्हारा दिल्ली, तुम्हारा एमपी, ये सब तो एक साइड में आ गया। तो मेरे तो दो रिलेटिव्स ही रहते हैं, समझो एक मेरी सिस्टर है, वो मेरी खाला, मेरी अपनी खाला दिल्ली में रहती है। तो वो सिर्फ क्या चीज कि जब भी आएगी मेरे खाला, यहाँ से कोई भी जा रहा, मेरे भाई घूमने गया, मेरे भाई घूमने गए, मेरे भाई, मेरे खाला का घूमने नहीं गया था, वो अपने दोस्त लोग के साथ घूमने गया था, लेकिन मेरे खाला डिमांड की कि बाजी है ना, बासमती चावल भेज दिए, क्योंकि वहाँ मिलता नहीं है।
ठीक है। मेरी सिस्टर जब भी जाती है एमपी तब जाके लेकर जाती है, और वहां पे ना मेरी लेकिन दीदी मेरी बुआ लोग रहती, और भी लोग रहते हैं, मेरे पहचान वाले लोग रहते हैं, वो लोग तो वही खाता है, बासमती ही खाता है, कैसे बोल रही सुषमा, लेकिन नहीं मिलता है पता मार्केट है, से खरीद के खाता है। नहीं मिलता सुषमा, मेरी एक जरा नहीं मिलता, वो लोग पहचानते भी नहीं है कि बासमती क्या है। अच्छा मान ले कि कैंप में तो जहां तहां से लोग आते हैं वो लोग नहीं जानते, बट कैंप के बाहर भी मेरे नौसे लोग से जान पहचान बहुत सारे, वो लोग जानती भी नहीं बासमती चावल होता है क्या। ठीक है। तो वो हो सकता है नाम से नहीं जान रहे हो, कुछ नहीं और हो, होता ही ये नहीं ना होगा, कुछ, यही बात है। होता है। जैसे वो लोग जाके दिखाते भी कि इस टाइप का चावल है, तो है ही नहीं है, है ही नहीं है। तुम सोचो ना, मेरी खाला कुछ नहीं ले जाती, बस खाली ये जैसे ये ले यहाँ आती है। पे गोविंद भोग मिलता है, लेकिन अदर स्टेट में हाँ कहीं भी गोविंद तो भोग नहीं मिलता हाँ है। तो वही, चलो एक वो भी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, तो मान लो कि हाँ, गोविंद भोग वेस्ट बंगाल में मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है, तो अब एमपी चाहेगी कि मैं गोविंद भोग को अपने कंट्री में, अपने स्टेट में ये करे, उसको प्रोड्यूस करे, तो वो नहीं होगी, है ना, वो करने में उसको बहुत महंगा आएगा। तो यहाँ पे डायबिटिक वार्ड यही बोल रहे हैं कि आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कीजिए, आप देखिए कि वेस्ट बंगाल में हो रही है, तो आप वेस्ट बंगाल से इसको अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लीजिए, है ना, इम्पोर्ट कर लीजिए, अपने यहाँ पे ले लीजिए, वो आपको कम खर्च पड़ेगा, वो आपका जो ट्रेड होगा ना वो फ्री ट्रेड हो जाएगा एक तरीके से। कहने का मतलब है, जो चीज जिस कंट्री में नहीं हो रही है ना, उस कंट्री, मान लो इंडिया में अगर कोई ऐसा चीज नहीं हो रही है, और मान लो बांग्लादेश में हो रही है, तो इंडिया क्या करेगी, वो चीज अपने कंट्री में ना प्रोड्यूस करके वो बांग्लादेश से ले लेगी, क्योंकि प्रोड्यूस करने में तो होगा भी नहीं, और होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा, बहुत खर्च आएगा, तो क्यों ना हम वो चीज सस्ते दामों में, क्योंकि वहां पे ज्यादा हो रहा है तो वो सस्ते में देगी, तो वहां से ही मंगा लो। ये बात बोल रहे तुम्हारा ये डेबिट डिगाड़ो, इसी को बोल रहे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कि आप पहले कॉम्पिटेटिव कीजिए, और कॉम्पिटेटिव करके देखिए क्या नहीं हो रहा है। जैसे अभी मैं वही बासमती चावल के बारे में बोल रही थी, अब तुम बोल रही हो रहा तो मे भी होता होगा नहीं पता, लेकिन एकदम कॉन्फिडेंटली मुझे पता है कि नहीं हाँ, होता। हम भी बोल रहे हैं ना कि होता है शुरू से, वो लोग जब पता नहीं। पहले भी रहती थी तो हाँ, ही, कहाँ पे और रहती, अभी कहाँ भी। रहती है? वो लोग तो, हमको नाम ठीक से नहीं पता है, लेकिन मिलता है। नहीं नहीं, बिहार साइड में वही होता है, बिहार में होता है। बिहार में नहीं, हाँ बिहार में, बिहार में, दिल्ली में है। अच्छा दिल्ली में, अच्छा नहीं पता, लेकिन मेरे खाला मतलब मेरी खाला तो बहुत दिन से वहां रहती है ना, वहां पे अपना घर वगैरह सब है उनका, लेकिन फिर भी पता वो चावल यहीं से ले जाती है, यहाँ से ले जाएगी, या तो फिर मेरा वहां से अगर कोई जा रहा है, जैसे बिहार में भी तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं, तो मेरी मेरी खाला लोग और बिहार में भी रहती है, तो वो लोग भी अगर कोई जा रहा है, जैसे मेरा खलीरा भाई दिल्ली में पढ़ता है, तो वो कभी आया अपना घर बिहार, और फिर जा रहा है, तो क्या लेके जाएगा, चावल लेके जाता है, क्यों भाई, कि वहाँ चावल नहीं मिलता। ठीक है, चलो गोविंद भोग का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैं तो एग्जाम्पल जैसे दे रही हूँ, ठीक है, कि मान लो कि गोविंद भोग से वेस्ट बंगाल में होती है और कहीं पर नहीं होती है, तो अब एमपी या दिल्ली सोचेगा कि मैं गोविंद भोग को मैं अपने स्टेट में उसको प्रोड्यूस करूँ, तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, और महंगा भी पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो क्यों ना वेस्ट बंगाल से ही उसको इम्पोर्ट कर ले। तो इस तरह से इसको बोले, ये थ्योरी हुआ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। यहाँ पे इनका कहने का मतलब यही कि जो चीज, तो देखो, हिज अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी आर्ग्यू द कंट्रीज द बेनिफिट बाय स्पेशलाइजिंग प्रोड्यूसिंग गुड्स। क्या तुम्हारे कंट्री में अच्छा चीज हो रहा है ना, जैसे इंडिया में चावल बहुत अच्छे से होता है ना, तो ये अच्छा चीज हो रहा है, जो नहीं हो रहा उसको आप बाहर कंट्री से बुलवा लो, और जो हो रहा है उसको बाहर भेज दो, तो इससे क्या होगा भाई, बेनिफिट होगा। दे कैन मेक मोर द इफिशिएंटली एज ए लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अदर। ठीक है, दूसरे कंट्री में अगर बहुत ज्यादा होगा तो वो सस्ता होगा। ठीक है, मान लो कि जैसे गोविंद भोग तुमको वेस्ट बंगाल में सस्ता मिलेगा क्योंकि यहीं पे हो रहा, लेकिन यही गोविंद भोग अगर तुम्हारा एमपी जा रहा और एमपी में कोई बेच रहा तो वो महंगा पड़ेगा। ठीक है, वो महंगा पड़ेगा। जैसे तुम देखी होगी काश में, अभी में हम लोग की तरफ साइड में आता है बहुत सारे लोग, अभी ठंडा आने वाला है ना, तो तुम्हारा आएगा ये, अरे तुम ये भी लेती हो ना, आरसी जानती होगी, यहाँ पे आती ना, जिसको हम लोग ये बोलते हैं तिब्बत, तिब्बत से लोग आते हैं, आरसी, भूटानिया जिसको बोला जाता है, हाँ, तुम जानती हो, हम लोग भूटान तरफ वाले जाते, से। हाँ, तो वो लोग क्या कर, हाँ भूटानिया हम लोग बोलते हैं उन लोगों, तो वो, हाँ, वो लोग पोताला मार्केट लगाती है उधर। आसनसोल में लगाती है, तो वो क्यों हाँ, लगाती है बोलो तो क्यों, क्योंकि वो चीज वहां पे बहुत हो रहा है। ठीक है, वहां पे बहुत हो रहा है, इजिली अवेलेबल है, इजिली दाम में वहां पे बन जा रहा, अब उस चीज को लाके वो यहाँ पे बेच रही है, तो हम लोगों के लिए भी ठीक है और उन लोगों को भी बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज करो, ये बोले ट्रेड कर रहे हो तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज करो, देखो क्या चीज नहीं हो रहा तुम्हारे कंट्री में, तो वो तुम दूसरे से ले लो, और जो तुम्हारे कंट्री में हो रहा है वो दूसरे कंट्री को बेच दो, तो इस तरह से तुम्हारा क्या होगा, फ्री ट्रेड प्रमोट होगा, जहाँ पे नेशन एक्सपोर्ट करेगा व्हाट दे प्रोड्यूस बेस्ट, जो जो चीज अच्छा तुम्हारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है उसको तुम एक्सपोर्ट कर दो, और जो नहीं हो रहा उसको इम्पोर्ट कर लो, देख लो, है ना। तो इस तरह से तुम अगर करोगे तो तुम्हारा अच्छा से होगा, बेटर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट चैलेंज करता है मर्केंटिलिज्म को, ये चैलेंज कर रहा है मर्केंटिलिज्म को।
ठीक है ना, क्योंकि मर्केंटलिस्ट क्या बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट करो और कम से कम इंपोर्ट करो, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई, आप देखो कि जो चीज नहीं हो रहा कॉम्परेटिव करो, पहले कंपेरिजन करो, जो चीज नहीं हो रहा है और किस कंट्री में वो चीज ज्यादा हो रहा है तो वो सस्ता देगा, ज्यादा हो रहा है उसका कोई वैल्यू तो यहाँ पे बेचेगा तो कम दाम में बेचेगा, उतना महंगा में नहीं बेचेगा, तो आप उसको अपने कंट्री में इंपोर्ट करवा लो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो बोला मर्केंटलिस्ट का फोकस ही था तुम्हारा वेल्थ को जमा करना, है ना, और लिमिट करना इंपोर्ट पे और मैक्सिमाइज करना एक्सपोर्ट को, है ना। इसी सबको ये चैलेंज करते तुम्हारा डेविड रिगार्डो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को थ्रो। फिर उन्होंने बोला कि भाई सुनो एक और चीज कि देखो अभी हम लोग यहाँ जो पढ़े वो लेबर थ्योरी, यहाँ पे देखो क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है, कंफ्यूज मत होना, डिवीजन ऑफ लेबर तुम्हारा एडम स्मिथ का है, और डिवीजन कहाँ गया, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू किसका है, रिगार्डो का है। ये क्या बोल रहे हैं कि सुनो भाई, labor theory of value which point that the value of the goods and determined by the amount of the labor required to produce it। बोला कि आप किसी को अगर अमाउंट देना चाहते हो, ठीक है, तो आप कोई चीज को ले रहे हैं ना, तो आप उसका वैल्यू देखकर आप उसका पैसा दीजिए, ठीक है। जैसे तुम देखी होगी कि तुम जैसे वही भूटानी वाले में एग्जांपल देती हूँ कि तुम अगर भूटानी से सूटर लोगी जाके तो तुमको बहुत गर्म सूटर मिलेगा, बहुत बहुत गर्म सूटर मिलेगा। अब वो इसका उसका स्टैंडर्ड ही अलग होता है, लेकिन वही तुम कोई दुकान से जाके लोगी तुमको उस स्टैंडर्ड का सूटर नहीं मिलेगा, मिलेगा उसी डिजाइन में, हो सके उससे पैसा कम में भी मिले, लेकिन इन लोगों का क्या होता है, प्राइस बहुत ज्यादा होता है। अगर भूटानी लोगों के पास तुम जाओगी तो प्राइस सूटर का बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, लेकिन उनका जो क्वालिटी रहता है अच्छा था, क्यों, क्योंकि वो उन्होंने अपने शूटर में वैल्यू को मिक्स किया है, उनके शूटर में वैल्यू है, वैल्यू उन्होंने खुद से हाथ से बनाया है खूब, है ना, ये से। और तुम जो दुकान से लेने जा रही हो वो उसकी कंपैरिजन तुम कंपैरिजन करोगी तो वो उतना बेटर नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे ये बात हम बिल्कुल सही बोला, मैं कंपैरिजन भी की थी, मैं एक बार मोहन से ली थी बहुत अच्छा जैकेट, ठीक है, और वो मैं उसको धोई एकदम पहनने से लगता है एकदम ठंडा, मतलब लगेगा कि मैं कुछ पहन कर ही नहीं हूँ। और वही उसके बाद मैं अगले साल जाके फिर मैं यहाँ से सूटर ली हूँ, मतलब सूटर नहीं ली हूँ, जैकेट ली हूँ, तो वो बहुत अच्छा निकला, पहनने से लगता गर्म, दूसरा चीज पहनने का जरूरत ही नहीं है। तो बोला कि ये आपको देखना पड़ेगा कि किसमें कौन ज्यादा वैल्यूएबल है ना, किसमें वैल्यू मिक्स किया गया है, ठीक है, वो चीज ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जिसमें वैल्यू जिसमें जिसमें लेबर ने अपना हार्ड वर्किंग को मिक्स कर दिया वो ज्यादा अच्छा आपके लिए। तो जो भूटानी लोग जो सूटर लेकर आते हैं वो ज्यादा गर्म इसलिए होता है क्योंकि वो लोग अपने हाथों से अपने पूरा हार्ड वर्किंग करके उसको प्रिपेयर करते हैं। और जो दुकान में आता है वो तुम्हारा इधर उधर से आया बिक गया, ठीक है। वो लोग का अलग तरह का अलग इसे आता है, ये लोग तिब्बत से आते हैं लेकर, खुद से बनाते, खुद से बुनते हैं हाथ से, खुद से तैयार करते हैं। फिर एक और भी एग्जांपल, जैसे तुम देखी होगी काश्मीरी साल, जैसे काश्मीरी साल का मेरी बहन का भी, मेरी सिस्टर वही जो मेरी बहन मध्य प्रदेश में रहती है, उसकी बड़ी से जो सिस्टर इन लॉ है वो कश्मीर में रहती है, तो वो वहां से एक शॉल लेकर आई है। वो शॉल ओढ़ने से इतना अच्छा लगता है, काश्मीरी शॉल बोलते हैं, एकदम गर्म लगेगा, बहुत खूबसूरत भी लगता है। और वही तुम जाके दुकान से शॉल लोगी तो तुमको सस्ता में भी मिल जाएगा, और उतना मतलब गरम वगैरह भी नहीं करेगा, ठीक है, जितना दाम बढ़ाओगे उतना। लेकिन काश्मीरी साल का क्या उसका क्वालिटी होता है, क्योंकि ये हाथ से बुना जाता है, हाथ से इसको तैयार किया जाता है, तो ये तुमको पैसा भी इसको तुमको ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा बहुत दिन तक चलेगा भी, ठीक है, और इसमें पैसा भी ज्यादा लगा है, इसमें मेहनत भी ज्यादा लगा है, ठीक ना। तो इसी को बोला लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, तो आपको लेबर के वैल्यू को भी इम्पोर्टेंस देना होगा, मतलब बोले कि वैल्यू ऑफ गुड, चीज देखकर उसके वैल्यू को डिटरमाइन करो। बोला कि वैल्यू ऑफ ए गुड इज डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड। तुम देखो कि लेबर कितना लेबर मिक्स किया गया है। दो तरह का शॉल है, एक कश्मीरी शॉल है ना, दो तरह का शॉल है, एक शॉल है नॉर्मल, एक ही कश्मीरी। तो देखो भाई इसमें जो है ना क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगी, तुमको डिटरमाइन करना पड़ेगा और उस हिसाब से तुमको अमाउंट देना पड़ेगा। तुम मार्केट में चले जाओ ना, कश्मीरी शाल बोले कि कश्मीरी शाल निकालो, वो लोग निकालेगा तो उसका दाम ज्यादा बोलेगा, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारा हाथ से बिना हुआ रहता है, ठीक है, हाथों से बना हुआ खूब रहता है, तो इस वजह से उसका ज्यादा प्राइस होता है। तो रिगार्डो फर्दर एक्सप्लोर द रेंट थ्योरी, एग्जामिन हाउ इनकम डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन लैंड ओनर्स एंड कैपिटलिस्ट वर्कर। मतलब वो एक तरह का बता रहे कि पैसा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो जो हाथ से बनाया है उसको ज्यादा पैसा दो, ठीक है, जो हाथ से उसके वैल्यू दो, उसके लेबर को वैल्यू दो, ये बात वो बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी याद एक एक करके रखना। लो ये दोनों क्वेश्चन तो तुम लोग कर लोगी, बट एग्जाम में आया तो एक बार देख लो। पॉलिटिकल इकोनॉमिक का इसमें से कौन कौन थिंकर है,
और मर्केंटलिज्म का तो नीचे आएगा ना। ये तो तुम लोग सॉल्व किए, फॉरन कर लोगी, बताओ। नंबर 2 बी सी डी ई। हाँ दी ऑप्शन 2। अच्छा चलो बी सी डी। ये वाला करो, 7 नंबर। क्या बोलते हैं मर्केंटलिस्ट? पहले तुम लोग करो करो, उसी बाद में बता रही हूँ। ये लोगों को क्या क्या पसंद है, मर्केंटलिस्ट क्या चाहते हैं? ऑप्शन 4। वो चाहते हैं कि स्टेट बने, लेकिन कैसे? वेल्थ हो, पावर हो, प्रेस्टिजियस मिले, है ना? नहीं, इसको तो इसको मैक्सिमाइज नहीं करते हैं। यहाँ ये एक मैक्सिमाइज जरूर, हाँ ये भी सही है। मैक्सिमाइज इंपोर्ट नहीं, मिनिमाइज। हाँ ये मैक्सिमाइज, हाँ बिल्कुल सही। चलो ये वाला तुम्हारा पीडीएफ कंप्लीट हो गया। कौन सा होगा? ऑप्शन 4। हाँ अच्छा मैम देखी नहीं। अरे वो डी गलत हो जाएगा ना, डी गलत हो जाएगा, क्योंकि डी में क्या लिखा हुआ था मैं बता रही हूँ। डी ऑप्शन में लिखा हुआ था कि तुमको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना इंपोर्ट को, और मिनिमाइज करना है एक्सपोर्ट को। जबकि वो क्या बोला कि एक्सपोर्ट मतलब क्या, दूसरे कंट्री में अपने सामान को सेल करना। जबकि मर्केंटलिस्ट क्या बोलते हैं कि मैक्सिमाइज, मैं गलत लिख दिया, हाँ मैक्सिमाइज करना एक्सपोर्ट को, दूसरी कंट्री में सामान को ज्यादा सेल करना है, और वहां से और दूसरी कंट्री से अगर मुझे सामान मंगाना है तो वो मिनिमाइज करना है, इम्पोर्ट करना, मिनिमाइज, ये बोल रहा है। और ऑप्शन ये वाला दिया हुआ था, तो इसलिए ये गलत हो गया, आंसर बन गया बाकी, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा नेशनलिज्म के। जितने भी थिंकर है आज कंप्लीट, नेशनलिज्म का सारा थिंकर मैं लाई हूँ, जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे हैं, सबको पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ कम टू द पॉइंट, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इम्पोर्टेंट लाई हूँ। सबसे पहले आते हैं तुम्हारे बैंडिक्ट एंडरसन। बैंडिक्ट एंडरसन जो है वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं, उनका बुक भी इसी पे लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट का नाम है इमिजेंट कम्युनिटीज। एंडरसन एक एंग्लो इरिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, और उनको इसलिए जाना जाता है कि उनकी एक बुक है इमेजेंट कम्युनिटीज रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रिट ऑफ नेशनलिज्म। मैं अभी बता रही हूँ क्या बोल रहे हैं। इनका कॉन्सेप्ट का नाम है इमेजिन कम्युनिटी। ये आर्गू करते हैं कि नेशंस आर सोशली कंस्ट्रक्टेड इमेजिनेशन। बोला नेशन या नेशनलिज्म कैसे बनते हैं? इमेजिनेशन से बनते हैं। समझना, अभी मैं और बताऊंगी। दैट इज ए नेशन एग्जिस्ट बिकॉज पीपल इमेज, बोले इसलिए क्योंकि लोग इमेजिन करते हैं देम सेल्फ एज ए पार्ट ऑफ शेयर कम्युनिटी। वो ना, वो अपने आप को इमेजिन करते हैं कि मैं उस कम्युनिटी का पार्ट हूँ। चलो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो कि तुम्हारा किसी भी कंट्री में, ठीक है, किसी भी कंट्री में इंडियन के साथ जेनोसाइड हो रहा है, तुम्हारा ब्लड जो है ना, तुम्हारा खून गर्म हो जाएगा। क्यों? तुम ऐसा फील करोगी ना कि मैं उस वो इंडियन है ना, तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आ जाएगी एज ए पार्ट्स योर कम्युनिटी। अरे वो इंडियन, इंडिया के साथ जेनोसाइड किया जा रहा है, तुम्हारे अंदर खून, ब्लड, ह्यूमैनिटी तो है, लेकिन वो वाला भी फीलिंग पहले आएगा कि ये इंडियन है, ठीक है। तो वो बोला उन लोगों से हम कभी मिले भी नहीं। हम कभी भी, जो इंडियन के साथ जेनोसाइड हो रहा ना, हम उन लोगों से कभी भी नहीं मिले, लेकिन मेरी फीलिंग जो दिल में आई वो क्यों आई? क्योंकि वो इंडियन है, ठीक है। हम लोग ऐसा फील करने लगेंगे ना कि हम लोग ही उस कम्युनिटी के पार्ट हैं, इवन दो दे विल नेवर मीट मोस्ट ऑफ इट्स मेंबर। हम उन मेंबर से कभी नहीं मिले हुए, उन लोगों से कभी नहीं मिले हुए, लेकिन सिर्फ खाली हम लोगों को इतना पता चला कि वो इंडियन है, तो हमारे दिल में एक फीलिंग आ जाती है कि हम लोग भी उस कम्युनिटी के पार्ट है, वो हमारे ही लोग हैं। ये वाली फीलिंग आती है कि नहीं? तो वो जब तुम्हारे दिल में फीलिंग आ रही है कि वो हमारे ही लोग हैं, तुम्हारे दिल में गुस्सा आता है कि वो हमारे लोग के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, जेनोसाइड कैसे कर सकते हैं। वही तो है नेशनलिज्म, वही है नेशनलिज्म। तो उस टाइम ब्रिटिश थे, मतलब ब्रिटिश तो पहले थे, 1983 की बुक है, वो तो 47 में चली गए थे। मतलब इन्होंने बताया कि उसी तरह इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया। बोले जब ब्रिटिश, ये बता रहे कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया, जब ब्रिटिश इंडिया के किसी भी पार्ट में तुम्हारा लोगों के साथ ब्रुटेल कर रहे थे, ये जेनोसाइड कर रहे थे, है ना, इतनी क्लिनजिंग वगैरह टाइप की कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, तो मान लो लोग हैं, लोगों को मार रहे थे, तो ये जो है ना, ये
लोगों के पास आता था, तो वो ये आएगा कैसे लोगों के थ्रू, कैसे आएगा? तो बोला उस टाइम एक प्रिंट कैपिटलिज्म था। उस टाइम न्यूज़पेपर चलता था, प्रिंट कैपिटलिज्म। जब प्रिंट कैपिटलिज्म या बुक हो गया, प्रिंट कैपिटलिज्म के अंदर आएगा बुक या न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर, ठीक है ना? या कोई लैंग्वेज वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, ये सारा ही वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, ये बात बोला जा रहा है। इन सब के थ्रू जब लोगों के पास ये वाला नॉलेज आती, और यहाँ पे मान लो लोग हैं, आम लोग हैं, ठीक है? ये लोग जब देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि वो वाला पार्ट में अंग्रेज जो है लोगों को मार रहे हैं, या कोई बुक में पढ़ते, तो बुक में लिखा हुआ है कि उस पार्ट में इंडिया के उस पार्ट में लोगों के साथ बहुत ही गलत सलूक किया जा रहा है, या गलत ही ब्रुटल बिहेव किया जा रहा है ना? यानी प्रिंट कैपिटलिज्म के जरिए जब लोगों के तरफ ये बात आ जाती थी, तो लोगों के दिलों में एक ये उड़ जाती थी कि वो कैसे कर सकते हैं, हम अपने कंट्री को आज़ादी दिलाएंगे, अंग्रेज को मार भगाएंगे, है ना? वो यहाँ से उनके पास अगर कोई अंग्रेज रहते तो उनको मारते हैं, है ना? उनके साथ गलत करते हैं, क्यों भाई कि हमारे लोगों के साथ वहाँ पे गलत हो रहा। वो लोग, ये जो पीपल, इंडियन पीपल यहाँ पे है ना, ये लोग कभी भी इन लोगों को देखे नहीं है, कभी भी मिले नहीं है ना। लेकिन हम लोगों को चूंकि खाली पता चल रहा, तो हम लोग को ऐसा शेयर होता है कि अरे वो तो इंडियन है ना, वो हमारे ही लोग है ना। ऐसा फीलिंग होने लगता है दिल में कि हमारे साथ ही हो रहा। और ये जो फीलिंग आती है ना कि हमारे साथ ही हो रहा, तो यही तो नेशनलिज्म है, यही नेशनलिज्म है। तो यहाँ पे एंडरसन बोलते हैं कि नेशन आर नथिंग, नेशन कुछ नहीं, ये इमेजिनेशन है। हम लोग इमेजिनेशन करने लगते हैं कि वो जो लोग हैं ना, वो हम उस कम्युनिटी के ही पार्ट है। जब यहाँ पे ब्रिटिश लोगों को मार रहे हैं, ठीक है, मार रहे हैं, ठीक है, मार रहे हैं, तो यहाँ के लोग, जो यहाँ पे लोगों ने देखा प्रिंट कैपिटलिज्म यानी न्यूज़पेपर बुक के थ्रू लोगों के बात पास ये बात आ गया कि वहाँ के बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है, तो लोग बैठ के ये इमेजिनेशन करेंगे कि वहाँ पे मेरे ही लोग हैं, हम ही हैं, हमारी ही फैमिली है ना? क्योंकि इंडियन है, एक अलग सा ब्लड तुम्हारे अंदर आएगा, है ना? तो वो वाला फीलिंग आएगा, जब वो फीलिंग आएगा तो तुम्हारे अंदर नेशनलिज्म आता है। तो वही पे बोल रहा है एंडरसन कि नेशन कुछ नहीं है, एक इमेजिनेशन है। नेशन आर नथिंग बट इमेजिनेशन क्रिएट थ्रू। ये इमेजिनेशन क्रिएट कैसे होता है? वर्नाकुलर लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज के थ्रू तुमको अपने लैंग्वेज से आके बता रहा है, या फिर अपने लैंग्वेज से न्यूज़पेपर बुक में लिख रहा है। बोला कि यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल करता है मीडिया। मीडिया किसको बोला? प्रिंट कैपिटलिज्म। प्रिंट कैपिटलिज्म क्या? न्यूज़पेपर। जब इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली थी, तो तुम देखी होगी तुम्हारा कितने सारे लीडर जो थे अपना न्यूज़पेपर लिखते थे, जैसे मैं बताई भी थी, तुम्हारा ये क्या नाम है, देखो ना, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, अब ये भूल जाती हूँ मेरे मैं। अरे हाँ, तिलक, तिलक वगैरह का बुक तुमने देखी होगी, बुक है, न्यूज़पेपर है ना? तो वो सब क्या था? या फिर किसी तरह का कल्चर प्रैक्टिस, इससे लोगों के माइंड में पता चलता था कि हाँ, वहाँ के लोगों के साथ गलत हो रहा। तो लोगों के अंदर गुस्सा आता था कि मुझे अपनी कंट्री को बस ब्रिटिश से आज़ादी दिलाना, बस बस अब कुछ बहुत हो गया, अब फ्रीडम दिलाना है तो दिलाना है ना। इस तरह से तुम्हारा एक इमेजिनेशन आ जाता था। तुमको लगता था कि मैं उस कम्युनिटी का ही पार्ट हूँ, मैं उस लोगों का ही पार्ट हूँ, है ना? ऐसा लगेगा फीलिंग कि मेरे ही साथ हो रहा। अभी भी तुम देखना, अगर जैसे तुम मणिपुर में जब हुआ था उस लड़की के साथ, तो इंसान के अंदर एक ऐसा फीलिंग होने लगा था। हम लोग एज ए गर्ल्स, हम लोगों को ज्यादा ये फील हो रहा था, कैसा लग रहा था कि हमारे ही साथ ऐसा कुछ हो गया, मतलब एक फीलिंग आने लगता है इंसान को कि नहीं, हमारे साथ ही ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मतलब जुड़ जाता है इंसान, अपने अपने कैटेगरी में जाके जुड़ जाता है। तो वही एंडरसन बोल रहे हैं कि नेशन कुछ नहीं है, नेशन एक इमेजिनेशन है। इंसान जब इमेजिनेशन करता है तो उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि वो मेरा ही है, मेरे ही लोग हैं, और मेरे लोग के साथ वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो इससे लोगों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है, ठीक है ना? अपने मुल्क, अपने कंट्री के लिए प्यार आ जाती है। तो इसी को बोला जा रहा है इमेजिनेशन कम्युनिटी। बोलो मुझे समझ में आया कि नहीं आया समझ में? एंडरसन क्या बोल रहे हैं? आ गया ना? आप बहुत अच्छे से तुम लोग समझ में आ गया होगा। मैं उस दिन भी इसको बताई थी। अभी इन्हीं को बात को काटने के लिए एक थिंकर आते हैं जिसका नाम था पार्थो चटर्जी। अच्छा, पार्थो चटर्जी को नेगेटिव वे में नहीं बोलते हैं, ठीक है? तुम लोग बुक पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना? वो कोई नेगेटिव वे में नहीं बोले, वो इंडिया के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे, वो इंडिया को आंख खोल रहे हैं, वो इंडिया को आंख खोलेंगे आंखें। ये एक सबअल्टर्न स्टडी से जुड़े हुए हैं। सबअल्टर्न स्टडी किसको बोलते हैं? जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का स्टडी करता है, ठीक है ना? जो सबअल्टर्न, अगर तुमसे कोई पूछे बताओ सबअल्टर्न स्टडी किसको बोलते हैं, या सबअल्टर्न थिंकर किसको बोलते हैं? ऐसे थिंकर जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडी करता है। कॉन्टेक्स्ट अलोन।
हाँ, बिल्कुल। फ़ैनन फ़ैनन उन्होंने भी बाद में ही स्टडी किया था, है ना? तो पोस्ट कॉलोनियल स्टडी जो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं सबाल्टर्न स्टडीज़, ठीक है ना? तो ये जो पार्थो चटर्जी है ना, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया बैंडिक्ट के ये में रिप्लाई में कि भाई हुज़ इमेजिन कम्युनिटी किसका इमेजिनेशन कम्युनिटी हमको समझ में नहीं आ रहा। तो ये एक फाउंडर मेंबर थे सबाल्टर्न स्टडीज़ ऑफ अ कलेक्टिव ए ग्रुप ऑफ स्कॉलर फोकस ऑन द हिस्ट्री एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्जिनाइज्ड ग्रुप। सबाल्टर्न स्टडीज जो है ना, ये एक तरह का कलेक्टिव ग्रुप है जो इसलिए स्टडी करने के लिए आई कि फिर से मार्जिनलाइज ग्रुप को फिर से हम लोगों को पोस्ट कोलोनाइज किया जा रहा है, ठीक है ना? अब मैं बता रही हूँ कि ये दिखा रहे कैसे हम लोग कोलोनाइज हुए। ये बोले आप कैसे बोल रहे हैं? ये याद रखना, ये सबाल्टर्न से जुड़े हुए हैं या पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से जुड़े हुए हैं। पार्था चटर्जी, पार्थो नहीं, सॉरी। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था डेरिवेटिव नेशनलिज्म। अगर एग्जाम में पूछे कि डेरिवेटिव नेशनलिज्म किसका है तो पार्थो चटर्जी का है। ये टॉपिक जब भी आता ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि जब मैं मास्टर्स में थी और ये वाला टॉपिक को पढ़ाया जा रहा था मुझे एक जरा नहीं समझ में आ रहा था, कहाँ जो डेरिवेटिव डिस्कोर्स, क्या बेंडिक्ट एंडरसन, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं मास्टर्स पढ़ी तो मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आया कि डेरिवेटिव नेशनलिज्म का मतलब क्या है। अब ये जैसे बोले ना यहाँ पे ये पार्थो चटर्जी, पार्थो बोल रही हूँ बार बार, पार्था चटर्जी यहाँ पे क्या बोले कि किसका इमेजिनेशन कम्युनिटी, किसका? कोई इमेजिनेशन कम्युनिटी बने नहीं। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग का खुद का नेशनलिज्म है? नहीं, हम लोग नेशनलिज्म को ड्राइव किए हैं वेस्टर्न कंट्री से, और ये जो ड्राइव किए ना यही तो है हम लोग का पोस्ट कॉलोनियल, हम लोग फिर से कोलोनाइज हो रहे हैं। हम लोग का नेशनलिज्म खुद का नहीं है, हम लोग अपने नेशनलिज्म वेस्ट से कॉपी किए हैं, ठीक है? देखो भाई, बैंडिक एंडरसन का जो आइडिया है उसी इमेजिन कम्युनिटी, उसी पे पार्थ चटर्जी लाते हैं हुज इमेजिन कम्युनिटी। और यहाँ पे वो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू चटर्जी, चटर्जी बोल रहे हैं कि हुज इमेजिन कम्युनिटी, किसका इमेजिन कम्युनिटी? चटर्जी के मुताबिक नेशनलिज्म जो है ना इंडिया में, वो वो नॉन यूरोपियन कंट्रीज ड्राइव इंडिया में, ये इन्होंने खाली इंडिया का नाम नहीं लिया, इन्होंने ऐसे बोला कि जितने भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज है ना उनकी जो नेशनलिज्म है ना वो ड्राइव है, डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी से लेना, ड्राइव करना, ठीक है, किसी से लेना। तो ये बोल रहे कि भाई किसका इमेजिन कम्युनिटी, कुछ ऐसा वैसा नहीं है। सुनो मेरी बात, जितने भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज की नेशनलिज्म है ना उन्होंने नेशनलिज्म को ड्राइव किया है, ठीक है? क्योंकि ये जो कंट्रीज है ना इन्होंने एडॉप्ट किया है नेशनलिज्म को, इट इज ए डेवलपिंग द वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से लिया गया है, ना कि ये डेवलपिंग कंट्री का खुद का ही कॉन्सेप्ट नहीं है। डेवलपिंग इट इज इंडिपेंडेंटली बोला, रादर दे, ना कि डेवलपिंग का खुद का है ये, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बेस्ट से कॉपी किया गया है। और यही कॉन्सेप्ट तो हाईलाइट कर रहा है कि कैसे फिर से हम लोग कोलोनियलाइज हो रहे हैं, फिर से हम लोग पोस्ट कॉलोनियल नेशन से अडॉप्ट, बोले किस, देखो भाई हम लोग ने क्या किया है, फिर से वेस्टर्न कंट्री की चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी हम लोग फिर से कोलोनलाइज हो रहे हैं, यानी फिर से हम लोग पोस्ट कॉलोनियल नेशंस में जा रहे हैं अडॉप्ट करें, क्योंकि हम लोग यूरोपियन नेशनलिज्म आइडिया को अडॉप्ट किए हुए हैं। और आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग इमेजिन कम्युनिटी को लिए, नहीं, ये इमेजिन कम्युनिटी नहीं है। हमारे अंदर जितने भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज है ना उन्होंने जो नेशनलिज्म ड्राइव किया है ना वो वेस्टर्न से ही नेशनलिज्म को ड्राइव किया है। तो आप देखें, फिर से हम लोग कोलोनाइज हो रहे हैं, फिर से पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज आएगी, सॉरी, फिर से पोस्ट कॉलोनियल नेशंस को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, यूरोपियन कंट्री के नेशनलिस्ट आइडियाज को अडॉप्ट कर लिया। यहाँ पे छुप गया है, ठीक है ना, इसके नाम के नीचे छुप गया है, मैं देखी भी नहीं जरा सा, ठीक है, ये छुप गया कि यहाँ पे वही लिखे हैं कि हमने क्या किया, आइडिया को अडॉप्ट कर लिया। किसके आइडिया को भाई, फिर से यूरोपियन नेशनलिस्ट आइडियाज को ही अडॉप्ट किए हैं, यानी हम लोग पोस्ट कोलोनियलाइज फिर से हो रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, वेस्टर्न कंट्री के नेशनलिस्ट आइडिया को अडॉप्ट कर लिया है। इसलिए किसी भी, आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का इमेजिन कम्युनिटी, नहीं भाई, हम लोग का जो नेशनलिज्म है वो डेरिवेटिव नेशनलिज्म है। समझ में आया कि नहीं, बताओ पहले, ये बात समझ में आया कि नहीं? सबको आ गया? अगर एग्जाम में पूछेगा डेरिवेटिव नेशनलिज्म किसका तो पार्थ चटर्जी, हुज इमेजिन कम्युनिटी किसका, पार्थ चटर्जी, ठीक है? किसको, अब आ जाओ अर्नेस्ट गैलनर के बारे में पढ़ते हैं। अर्नेस्ट गैलनर का बुक भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। इज ए वेल नोन फॉर इज हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म स्पेशली, और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है नेशन एंड नेशनलिज्म, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये बुक 1983 की है। तो ये एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं हाई कल्चर इस बुक में।
ये इंट्रोड्यूस करते हैं कल्चर जिसको बोलते हैं हाई कल्चर। ये बोल रहे हैं कि आप सुनो भाई, नेशनलिज्म जो है ना वो क्यों आया आपको पता है? यहाँ पे गैलनर आर्ग्यू करते हैं कि नेशनलिज्म इज ए फंडामेंटली अबाउट द इम्पोज ऑफ हाई कल्चर। जब आप हाई कल्चर को इम्पोज करोगे ना तो नेशनलिज्म आ जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आप अपने सोसाइटी में हाई कल्चर को लाते हो तो आपकी सोसाइटी में नेशनलिज्म आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि जो हाई कल्चर, जो नेशनलिज्म आया है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की वजह कर आया है, हाई स्टैंडर्ड कल्चर की वजह से आया है। ठीक है, टू फंक्शन इफेक्टिवली रिप्लेसिंग प्रीवियस कल्चर डाइवर्सिटी। जो कल्चर डाइवर्सिटी था, जो प्रीवियस ट्रेडिशन था उसको रिप्लेस करके जो मॉडर्न कल्चर, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, स्टैंडर्ड लाइफ, हाई कल्चर, इन्होंने ही नेशनलिज्म को बिल्ड किया है। ठीक है, तो ये जो, क्योंकि ये जो कल्चर है ना हाई कल्चर, कल्चर और हाई कल्चर जो है ना यही बन जाती है, इसी के बेसिस पर नेशनल आइडेंटिटी और यूनिटी बन जाती है। बोला कि हाई कल्चर और स्टैंडर्ड कल्चर के बेस पे ही नेशनल आइडेंटिटी और यूनिटी बनती है। आपको लग रहा है कि नेशनलिज्म इधर उधर से आई? नहीं, नेशनलिज्म हाई कल्चर का मतलब क्या? इंडस्ट्रियल सोसाइटी, स्टैंडर्ड लाइफ, स्टैंडर्ड कल्चर, इन सबों के बेस के पे एक नेशनल आइडेंटिटी बनती है, एक यूनिटी बनती है, और इस तरह से लोगों में नेशनलिज्म आ जाती है। इस तरह से लोगों में नेशनलिज्म आती है। ठीक है, अच्छा मैं तुम लोग से क्वेश्चन नहीं पूछी ना, वो लोग पीडीएफ भी डिलीट कर दी, कोई बात नहीं, मैं पूछूंगी, मुझे तो याद है। ठीक है, तो इस इनका बुक याद करो। नेशन मेरी माइंड से दम निकल गया, डिलीट हो गया। नेशन और नेशनलिज्म बुक किसका है देख लो भाई। नेशन और नेशनलिज्म बुक जो है अर्नेस्ट गैलनर का बुक है, और ये बहुत बार एग्जाम में आई है। ठीक है, और ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, एकदम एक लफ्ज में याद कर लो ना कि नेशनलिज्म कैसे आया है। तो हाई कल्चर की वजह से आया। वो हाई कल्चर कैसे आया है? तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी, हाई स्टैंडर्ड लाइफ, हाई स्टैंडर्ड कल्चर, इन सबों की वजह कर हाई कल्चर आता है। और ये हाई कल्चर क्या करता है? नेशनल आइडेंटिटी और यूनिटी को के बेस पर तुम्हारा नेशनलिज्म बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया अर्नेस्ट गैलनर ने क्या बोलना चाहा था? उसके बाद आता है ऑन्थनी डी स्मिथ। ठीक है, Anthony D. Smith is a prominent scholar known for his work on nationalism. ये सारे थिंकर नेशनलिज्म का है। बेनेडिक्ट एंडरसन, पार्थो चैटर्जी, या तुम्हारा अर्नेस्ट गैलनर, और तुम्हारा एंथोनी डी स्मिथ, ये लोग क्या है भाई? ये लोग तुम्हारा नेशनलिज्म के थिंकर है। ठीक है, आ जाओ। इनकी जो इन्फ्लुएंशियल वर्क है ना ये बहुत बार एग्जाम में आई हुई। द एथनिक ओरिजिन ऑफ नेशन, तुमको समझ में आ रहा है? एथनिक बोल रहा है, यानी नेशनलिज्म का ओरिजिन एथनिक से हुआ है। मतलब इसके बुक से ही समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। स्मिथ चैलेंज करते हैं कि प्योरली मॉडर्निस्ट व्यू ऑफ द नेशनलिज्म बाय द एम्फेसिस इम्पोर्टेंट एथनिक रूट्स कल्चर कॉन्टिन्यूटी इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन। मतलब जब कल्चर को कॉन्टिन्यूटी कल्चर को फॉर्म किया जा रहा है, एथनिक रूट्स को फॉर्म किया जा रहा है, तो वहाँ से ही तुम्हारा नेशनलिज्म जन्म लेता है, वहाँ से ही नेशनलिज्म आता है। मतलब जो स्मिथ है, एंथोनी डी स्मिथ है, वो आर्ग्यू करते हैं कि नेशंस आर ऑफन बिल्ड ओपन शेयर। बोला नेशन कब बनता है? जब लोग शेयर करते हैं एक मिथ। ठीक है, मिथ, मेमोरीज, सैम्बल, ट्रेडिशन, यानी एथनिक सिटी, एथनिक चीज को शेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, मेरा एक मिथ है कि काला 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 लोग जो होते हैं बैकवर्ड होते हैं, गोरा लोग जो होते हैं वो बहुत ही ये होते हैं। इस तरह का एक मिथ बना के लोग जब शेयर करते हैं, या मेमोरीज किसी तरह का सैम्बल ट्रेडिशन, तो ये कॉन्सेप्ट क्या करता है? कम्युनिटीज बनाता है। और जब कम्युनिटीज बनाएंगे ना तो हिस्टोरिकल एथनिक पास्ट, बोला कि इस तरह से कॉमेडी बनते बनते नेशनलिज्म आ जाता है। और इस अप्रोच को इथनो सैम्बलिज्म बोलते हैं, क्योंकि ये हाईलाइट करती है कि कैसे एथनिक सिटी सेव करता है नेशनल आइडेंटिटी ओवर टाइम। मैं बता रही हूँ कैसे। इसे तुम देखी होगी कि पहले तुम्हारा क्या था, जो ब्लैक लोग थे तो ब्लैक लोगों को क्या किया जा रहा था? रैसिज्म किया जा रहा था, है ना। ये बोल के रैसिज्म किया जा रहा था कि भाई ये तो ब्लैक है, ये बिल्कुल बैकवर्ड है। और इंडिया को भी बोला जा रहा था कि इंडिया जो है इनका लैंग्वेज बल्गर लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोलते, इस तरह से बोल के इंडिया को बैकवर्ड। लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि यूनिटी आया कि हम लोग को, सारे लोगों को खराब बोला जा रहा ना, है ना, हम लोगों को बुरा बोला जा रहा, तो हम लोग एक जगह हो जाते हैं, इन लोग को निकालते इंडिया से, मार के भगाएंगे, है ना। फिर उसी तरह जब ब्लैक अफ्रीका में जो थे कॉलोनाइज करके रखे हुए थे, उनको बोला था ब्लैक लोग तो बैकवर्ड होते हैं, ये लोग तो खराब होते हैं, इस तरह से ये लोग ब्लैक है तो ये लोग स्लेव बन के रहेंगे, ये लोग इन्फीरियर हैं और हम लोग सुपीरियर, क्योंकि हम लोग गोरे लोग हैं। तब इन लोग क्या किए, इकट्ठा होते हैं। हम लोग पढ़ाए तो फ्रैनन में की रिवोल्यूशन भी हुआ था अल्जेरिया में वगैरह में,
हर जगह पे। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं और कम्युनिटी बना के बोलते हैं जब कम्युनिटी बनता है तो क्यों बनता है, क्योंकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म आता है। हम सारे लोगों को बोला जा रहा है कि हम लोग काले हैं, है ना, हम लोगों को बोला जा रहा है काला, काला काला में फीलिंग आ जाएगा, है ना। एक जैसे इंडियन लोगों में तुम देखियोगी, जब इंडिया को फ्रीडम दिलाया जा रहा था तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, बस इंडियन बोला जा रहा था कि हमको ये भगाया जाएगा, है ना। एक एक नेशनलिटी की फीलिंग आ जाती है। एंथोनी डी स्मिथ यही बोल रहे हैं कि एथनिक ओरिजिन जहाँ पे आएगा ना वहाँ नेशनलिज्म आ जाएगा। एथनिसिटी क्या सॉरी, जैसे इंडिया में क्या हुआ था, ये बोला गया था कि आपका लैंग्वेज वल्गर है, ठीक है, पूरा इंडिया पानी पी लीजिए। जाएंगे दूर है, लाने जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं, अभी ले आएंगे। सब कोई सो गया ना, मेरे बहन लोग भी सब सो गए, तो इसलिए किसी को आवाज भी नहीं दे पा रहे। अच्छा मैं पी ही के आती हूँ, ठीक बोलिए फिर ठीक है, 1 सेकंड में मैं आती हूँ, ठीक है। मैं आ गई। अभी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी, पहले मैं सब करवा लेती हूँ, उसके बाद मैं पूछूंगी, ठीक है ना। ऐसे तो लोग भूलोगी तो मैं फिर बार बार बताऊंगी, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा भाई, हाँ, तो क्या बोले कि जहाँ पे इथनिक ऑरिजिन होता है नेशनलिज्म आएगा। कैसे, कि मान लो जैसे इंडिया में बोला गया कि आप लोग है ना, आपका लैंग्वेज जो है वल्गर है, ठीक है। तो इस तरह लोगों में एक कम्युनिटी बन गया, ठीक है, और एक दूसरे से लोग जुड़ने लगे। हमारे को बोला, चाहे जो भी धर्म से हो, लेकिन पहले हम लोग इंडियन है, ये वाला फीलिंग आ गया लोगों में, यानी नेशनलिज्म आ गई। उसी तरह ब्लैक में भी देखो, सबको ब्लैक ब्लैक बोला, सारे लोग एक जगह आ गए, कितने भी दुश्मन थे सब एक साथ मिल गए, भगाए उनको। तो इस तरह से बोल रहा है कि इथनो सांबल है ना, इसकी वजह से नेशनलिज्म आती है। ये कौन बोले, एंथनी डी स्मिथ। अच्छा, इनकी एक बुक है, बुक है थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, PYQ बुक है, बहुत बार आई हुई, एक बार नहीं, दो दो तीन बार आई हुई, ठीक है। बोलिए किस तरह से एथनो सांबल जो है ना वो कैसे वो एथनिसिटी को सेव करती है और कैसे नेशनल आइडेंटिटी आ जाती है टाइम, ओवर द टाइम। तो एंथोनी डी स्मिथ की दूसरी बुक का नाम है थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, और एक और बुक के नाम है द एथनिक ओरिजिन ऑफ नेशन। द एथनिक ओरिजिन ऑफ नेशन 1986 की बुक है, द थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म दूसरी बुक है, ठीक है। पॉल ब्राश, एक मिनट रुको तो, हाँ पॉल ब्राश, पॉल और ब्रास जो है ये भी नेशनलिज्म के ही थिंकर है। हम लोग इनको बहुत सारी जगह पे पढ़े हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये नेशनलिज्म के भी थिंकर है। एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म, थ्योरी एंड कंपैरिजन। मैं इनका एक और बुक नहीं लिखी, हाँ लिखी, मुझे लगा मैंने लिखी। एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म, थ्योरी एंड कंपैरिजन। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट का नाम था इंस्ट्रूमेंटलिज्म्स। इंस्ट्रूमेंटलिज्म्स याद रखना, ये ब्रास का कॉन्सेप्ट है। और ब्रास क्या बोलते हैं कि जो एथनिक एंड नेशनल आइडेंटिटी है, यहाँ पे एक टूल होता है जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। कोई फिक्स रियलिटी नहीं होती है, बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट होती है। बता रहे, बोला कि नेशनल आइडेंटिटी और जो एथनिसिटी बनती है ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट की वजह कर बनती है। बता रहे कैसे, बोला पावरफुल या कम्पीट इलिट ग्रुप होते हैं जो कि मैनुपुलेट करते हैं दिस आइडेंटिटी टू गेन मास सपोर्ट। क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को रख लेते हैं, ठीक है, और वो लोगों के अंदर, उनके अंदर माइंड में उनको मैनुपुलेट करते हैं, ठीक है। बोला ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है लोगों को मैनुपुलेट करने का, कि लोगों को क्या करेंगे, मैनुपुलेट करेंगे। देखो, जैसे तुम एक बात सुनो, जैसे अब पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, लड़ाई लगवा देते हैं, राइट्स करवा देते हैं अलग अलग धर्म में, तो वो क्या हो गया, वो तो वहाँ एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। उनको वोट चाहिए ना, उनको वोट चाहिए, वो क्या करते हैं, दो दो धर्म में लड़ाई लगवा दी, लड़ाई लगवा के एक धर्म का साथ दे दिए, वोट मिल गया, तो बोले यही तो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यही इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, यही इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ये एक तरह का बोले कि ये क्या करते हैं, और इसी से मतलब एथनिक एंड नेशनल आइडेंटिटी जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट टूल है। अभी मैं बता रही हूँ इसका मतलब क्या, तुम लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, पर यहाँ पे स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर कंपटीशन, वेल्थ, स्टेटस एंड पावर। नेशनलिज्म एंड एथनिसिटी आर देयरफॉर स्ट्रैटेजिकली यूज, नॉट नेचुरली अराइजिंग पॉलिटिकल, सोशल एंड कॉन्टेक्स्ट। बोला लोगों के अंदर एक फीलिंग बोलेंगे, बैठाएंगे हम,
ठीक है। तुम इंडियन हो, जैसे कि मैं अभी तुम लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ, ये तो तुम्हारा पूरा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो पूरा वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में समझा रही हूँ। जैसे कि देखो, नेशनलिज्म और एथनिसिटी का मतलब मैं क्या बता रही हूँ, देखो जैसे मैं बता रही हूँ कि जैसे मैं अभी रोहिंग्या क्राइसिस पे तुम्हारा आर्टिकल लिखी हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ पे पढ़ी कि वहाँ का जो मिलिट्री रहता है ना, वहाँ का जो मिलिट्री रहता है, वो लोगों के माइंड में, जो कॉमन पीपल है उनके माइंड में पहले वो क्या करता है, रोहिंग्या के लिए फियर पैदा करता है, ठीक है, फियर पैदा करता है। और ये मिलिट्री देख लो, ये कौन है, ये तुम्हारा इलिट। तो ये इलिट क्या कर रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट। और वो इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला है कि नेशनलिज्म। ये मिलिट्री क्या यूज करेगा लोगों को भड़काने के लिए रोहिंग्या के अगेंस्ट, एक इंस्ट्रूमेंट क्या बोल के कि नेशनलिज्म। बोला कि हम लोगों के कंट्री के लिए रोहिंग्या जो है खतरा है। रोहिंग्या जो है वो तुम्हारा म्यांमार कंट्री से बिलोंग नहीं करती हैं, वो बांग्लादेश की है, ठीक है। और वो हमारे कंट्री के लिए भी खतरा है। लोगों के माइंड में ये भरा जा रहा है, ठीक है। लोगों के माइंड में ये जब भरा जा रहा है, और क्या बोल के भर रहे हैं कि नेशनलिज्म, है ना, ये हमारे कंट्री के खतरा है, हमारे कंट्री के नेशनलिज्म के लिए खतरा है, तो हम लोगों को इसको मार के भगाना है रोहिंग्या को। तो ये जो मिलिट्री इलिट है, ये क्या यूज कर रहे हैं, जब लोगों को बोल रहे हैं तो क्या यूज करें, नेशनलिज्म, ठीक है। तो वो नेशनलिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे हैं। या फिर जब बोले जब पॉलिटिशियन दो ग्रुप में लड़ाई भी लगवाते हैं, तो ये बोल के नहीं लड़ाई लगवाते हैं कि हाँ हमको वोट चाहिए इसलिए हम तुम्हें नहीं बोलते हैं, नेशनल कंट्री का ये देते हैं, कंट्री का हवाला देते हैं कि हमारे कंट्री के लिए ये वो है, हमारे कंट्री के साथ वो करते हैं। तुमको अगर किसी दूसरे का सुनो, तुमको अगर एक लोगों के दूसरे लोगों के लिए नफरत करवाना है, तो तुम क्या बोल दो कि ये कंट्री जो है ना देश के लिए क्या नाम है, ये देश के अगेंस्ट है, बस दूसरे लोगों से नफरत करने लगेगा। अगर जैसे कोई पॉलिटिशियन है, तुम देखी होगी शाहरुख खान का मूवी में जवान में, कि वो रहता है मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है, लेकिन उसको फंसाने के लिए कर देता है कि वो ड्रेस्ड रही। तो इसी तरह बोला कि ये जितने भी तुम्हारा इलिट ग्रुप होते हैं, जितने भी तुम्हारा पॉलिटिकल पावर वाले ग्रुप होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, नेशनलिज्म को एक इंस्ट्रूमेंटलिज्म के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉल ब्रास वही बोल रहे हैं कि ये जो है इलिट ग्रुप के लिए है, ये जो नेशनलिज्म है ना, ये इलिट ग्रुप के, इलिट ग्रुप इसको यूज करते हैं नेशनलिज्म। पूरा तो पहले ही समझ में आया। हेलो, हाँ, तो अगर एग्जाम में पूछना है तुम्हें कौन सा नहीं दिया, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, पॉल ब्रास, ठीक है। अच्छा, पॉल ब्रास क्या बोले कि तुम्हें जितने भी इलिट ग्रुप है या जो भी पॉलिटिकल पावर वाले लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग है ना नेशनलिज्म को इंस्ट्रूमेंटलिज्म के तौर पर यूज करते हैं अपने काम को करवाने के लिए, ठीक है। बस इतना याद रखना। इनका दो बुक है, एक बुक का नाम है एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म, थ्योरी एंड कंपैरिजन, और दूसरा है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अगर पानी नहीं पीते तो लगता है कि पानी नहीं पिए इसलिए हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया, कुछ नहीं याद करना, इंस्ट्रूमेंटलिज्म किसका कॉन्सेप्ट है, पॉल ब्रास, बाकी दो बुक का याद करना, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ होगा, 2019 का क्वेश्चन है। जोहान गॉटफ्राइड हार्डर, ठीक है, इनको फादर ऑफ कल्चर नेशनलिज्म बोला जाता है। जोहान गॉटफ्राइड हार्डर कल्चर नेशनलिज्म से जुड़े हुए हैं, और ये फाउंडर हैं कल्चर नेशनलिज्म के, इसलिए इनको फादर ऑफ द कल्चर नेशनलिज्म बोला जाता है। ये बोलते हैं फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म दैट एम्फेसिस रीजनरेशन ऑफ ए नेशन डिस्टेंस पॉलिटिकल कम्युनिटी। बोला डिस्टेंस पॉलिटिकल कम्युनिटी भी रहेगा, ठीक है ना, फिर भी तुम्हारा वहां पे नेशनलिज्म जो है रीजनरेट हो जाएगा। अभी मैं बता रही हूँ, द नेशन इज ए प्राइमरीली डिफाइंड द शेयर, मतलब कल्चर जब एक कल्चर शेयर किया जाएगा, जब कल्चर का मतलब क्या, तुम्हारा लैंग्वेज, ट्रेडिशन, रिलीजन,
कस्टम। ठीक है, जब आपस में ये सब शेयर होता है ना, तो यही तो है कल्चर नेशनलिज्म। बोला कि आपस में जब तुम सेम लैंग्वेज बोलोगी, सेम ट्रेडिशन बोलोगी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तुम लोग देखी होगी, बहुत बेस्ट एग्जांपल मैं दे रही हूँ। तुम लोग कहीं पर ट्रेन पे, कॉलेज में ये फील की हो कि कभी भी अगर कोई बंगाली है, ठीक है, बंगाली स्पीकिंग पर्सन है, ठीक है, और दूसरे बंगाली स्पीकिंग पर्सन से कोई मिल रहा है, ये लोग कभी एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन खाली सिर्फ इस बंगाली स्पीकिंग कर रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा ये लोग मतलब लगता है कि कोई रिलेटिव से है। तुम लोग कभी ऐसा देखी हो, ऐसा हुआ है तुम लोगों के साथ? हमेशा देखे। हमेशा। हाँ देखे। तो यही हो गया कल्चर नेशनलिज्म, मतलब कल्चर से जुड़ जाना। कल्चर में तो लैंग्वेज भी आ रहा, ठीक है ना, क्यों भाई, कि मेरे स्पीकिंग बोलने वाले लोग हैं तो मेरे से कुछ ज्यादा ही लगाव है। तुम देखी होगी, ऐसा बहुत बार हुआ भी है कि तो यही कल्चर शेयर हो रहा है, यानी नेशनलिज्म शेयर हो रहा है। ये मेरा लैंग्वेज वाला है, ये मेरे ट्रेडिशन वाले, ये मेरे रिलीजन वाला, ये मेरे कस्टम्स वाले हैं। तो इस तरह से नेशनलिज्म आता है लोगों में। बोला कि जैसे सेम सेम रिलीजन, अगर एक रिलीजन दूसरे एक रिलीजन के लोग हैं और दूसरे रिलीजन के लोग के साथ कहीं कुछ हो रहा, तो वो रिलीजन के लोगों के दिल में ये आएगा कि अल्लाह, मेरे रिलीजन वाले लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, कौन आया है? ओ सुषमा। अच्छा हाँ सुषमा, मैं क्या बोल रही हूँ कि बोले कि अगर कोई एक रिलीजन के लोग हैं, मान लो कोई पार्टिकुलर धर्म, कोई भी रिलीजन, और उस रिलीजन के लोगों के साथ यहाँ पे कुछ हो रहा, जेनोसाइड टाइप का, तो इसके दिल में बहुत ये ऐसा लगेगा कि मेरे साथ ही हो रहा। ठीक है ना, तो ये वाली जब फीलिंग आएगी ना, तो ये जो फीलिंग आएगी, तो यही तो है कल्चर नेशनलिज्म। तुम्हारे दिल में जो फीलिंग आई है वो कल्चर की वजह से आई है, तुम्हारी रिलीजन की वजह कर आई है। ठीक है, इंडिया के ट्रेडिशन को कोई बाहर कुछ बोल रहा, ठीक है, कुछ बोल रहा, इंडिया के कुछ चीजों को बोल रहा, तो हम लोगों के दिल में एक नेगेटिव ये आएगा कि क्यों बोल रहा हमारे कंट्री को, हम लोग उनको बुरा भला बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारा कल्चर नेशनलिज्म है, हमारे कल्चर को बोल रहा हो। इंडिया के संस्कृति, इंडिया के लैंग्वेज को कोई बोलता है ना, इंडिया को कोई खराब बोलेगा, तो इंसान के दिल में एक अलग सा फीलिंग आएगा, है हमारे कंट्री को तुम कैसे बोल सकते हो ऐसे, ये वो, है ना। तो वो जो फीलिंग आएगा, तो वो है कल्चर नेशनलिज्म। कौन बोला? ये जॉन गॉडफ्राइड हार्डर बोलते हैं। और ये 2019 का क्वेश्चन है, तुम लोग देख लेना, फादर ऑफ कल्चर नेशनलिज्म। बोले ये जो कल्चर नेशनलिज्म है ना, ये क्या करता है, एक कम्युनिटी बना देता है लोगों को, और लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, कॉमन कल्चर शेयर करते हैं। बिल्कुल, एक कंट्री, अच्छा तुम देखी होगी, मूवी में भी दिखाया होगा, अगर एक कंट्री बाहर गया है, सॉरी, एक लोग बाहर में है, ठीक है, कोई इंडियन बाहर में है, कोई दूसरा इंडियन से मिला, तो सिर्फ इसलिए दोस्ती हुआ था क्योंकि वो इंडियन है। ठीक है, मेरा दोस्ती कोई अदर कंट्री वाले से कितना भी क्यों ना, लेकिन ज्यादा हम इम्पोर्टेंट किसको देंगे? इंडियन वाले को। ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो इस तरह से क्योंकि कॉमन कल्चर शेयर करे तो एक बॉन्ड बन जाता है, एक कम्युनिटी बन जाता है, तो इस तरह इसको कल्चर नेशनलिज्म बोलते हैं। और ये जोहान गॉडफ्राइड हार्डर ने दिया था। पहले तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन फोर। सब कोई बोला? हाँ जी, ऑप्शन फोर। ठीक है, ऑप्शन 4 सही, बिल्कुल। अभी मैं तुम लोग से पूछूंगी, ठीक है, हौच पौच हो जाएगा ना। हाँ, अरे ये तो मैं छोड़ ही दी, अरे इनको कैसे मैं छोड़ सकती हूँ, आ जाओ। फिर अरबिंदो घोष ऑन द नेशंस के बारे में क्या बोलते हैं? अरबिंदो घोष बोलते हैं नेशन एक फेथ है, नेशन एक रिलीजन है, नेशन एक डिवाइन है। आ जाओ, नेशन सिर अरबिंदो घोष बोलते हैं, बात करते हैं, मेरे लिए नेशनलिज्म स्पिरिचुअल नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म इज ए रिलीजन दैट हैज कम फ्रॉम गॉड। मेरे लिए नेशनलिज्म जो है ना, वो गॉड से आया रिलीजन है। मेरे लिए नेशनलिज्म गॉड से आया रिलीजन है। मेरे लिए नेशनलिज्म गॉड से आया रिलीजन है। नेशनलिज्म इज अ रिलीजन दैट हैज कम फ्रॉम गॉड। नेशनलिज्म बोला, मेरे लिए नेशनलिज्म ऐसा है ना कि गॉड ने एक रिलीजन दिया और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, वो मेरा नेशनलिज्म है। मतलब एक तरह से घूर फिर के क्या बोल रहे हैं कि नेशनलिज्म मेरे लिए रिलीजियस है, ठीक ना। मेरे लिए नेशनलिज्म या नेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। स्पिरिचुअल नेशनलिज्म जो है, मेरा जो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म है, वो वेस्टर्न नेशनलिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। ये बोल रहे हैं अरबिंदो घोष कि मेरा जो नेशनलिज्म है ना, वो वेस्ट के नेशनलिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अरबिंदो के लिए ट्रू नेशनलिज्म जो है वो सनातन धर्म है। ठीक है,
एक फेथ, एक रिलीजन, एक डिवाइन, एक स्पिरिचुअल। नेशनलिज्म, अच्छा नेशनलिज्म एक मोरल एटीट्यूड है, रिलीजियस एस्पिरेशन है, ये सारा ही रिलीजन है। ठीक है, समझ में आ रहा? क्या बोल रहे हैं? अरबिंदो बोलते हैं स्पिरिचुअल नेशनलिज्म है। मेरे लिए नेशनलिज्म ऐसा है कि गॉड से निकल कर आया रिलीजन। गॉड ने बोला कि तुम इससे नेशनलिज्म को मानो और मैं उसको मान रहा हूँ। मेरे लिए इतना है। मेरे लिए नेशनलिज्म जो है वो एक रिलीजियस एस्पिरेशन है। जैसे आदमी रिलीजियस एस्पिरेशन में क्या होता है कि अपने मजहब को बहुत फॉलो करता है, उसी तरह मैं अपने नेशनलिज्म को भी बिल्कुल फॉलो करता हूँ। मेरे लिए नेशनलिज्म मॉरल एटीट्यूड है। मेरे लिए नेशनलिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मेरा जो नेशनलिज्म है ये वेस्टर्न नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे लिए नेशनलिज्म एक ट्रू नेशनलिज्म है। सॉरी, मेरे लिए जो ट्रू नेशनलिज्म है वो सनातन धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म में क्या होता है कि अपना पूजा ये किया जाता है, उसी तरह मैं भी अपने नेशनलिज्म को पूजा और ये करता हूँ, है ना, जो जैसे वर्शिप किया जाता है उसी तरह मैं भी अपना सॉरी वर्क में लिया, उसी तरह मैं अपने नेशनलिज्म को वर्शिप करता हूँ। ठीक है ना? मेरे लिए नेशनलिज्म क्या नहीं है समझ लो। मेरे लिए नेशनलिज्म को एक ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं है, एक लैंड क्या नहीं है। अरविंदो के लिए ए पीस ऑफ लैंड, मेरे लिए नेशनलिज्म एक लैंड का टुकड़ा नहीं है या कोई ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं है। मेरे लिए नेशनलिज्म एक कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग नहीं है कि लोगों का एक ढेर सारे लोगों को एक कलेक्शन इकट्ठा कर दिए, कम्युनिटी बन गया और नहीं, मेरे लिए नेशनलिज्म कुछ अलग है। मेरे लिए नेशनलिज्म कोई स्पीच या इमेजिनेशन नहीं है। इमेजिनेशन वाला बैंडिट एंडरसन क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन वही वाला बात कि मेरे लिए कोई स्पीच या इमेजिनेशन नहीं है। मेरे लिए कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। मेरे लिए कोई इंटेलेक्चुअल पास्ट टाइम नहीं है। ये सब मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए नेशनलिज्म का मतलब ये सब नहीं है, ठीक ना, वो सब है जो मैं ऊपर बताई। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा मैं तुम्हें से पूछा। अच्छा ये वाला ईडिक हॉब्सन हाँ, ईरिक ईरिक हॉस एक मिनट जो ईरिक हॉब्सन ईरिक हॉब्सन क्या बोलते हैं कि ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, मार्क्सिस्ट से जुड़े हुए थे, सोशल थ्योरिस्ट थे, ऑथर थे। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, देख लो, इन्वेंटेड ट्रेडिशंस। क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन्वेंटेड ट्रेडिशंस ये इंट्रोड्यूस करते हैं। इन्वेंटेड ट्रेडिशंस, इन्वेंशंस ऑफ ट्रेडिशंस, बुक भी है इनका, बुक भी है। 1983 में लिखते हैं। हॉब्सन आर्ग्यू करते हैं कि नेशन जो है वो इन्वेंटेड ट्रेडिशन है। अभी बता रहा इरिक हॉब्सन हॉब्सन जो है नेशनलिज्म के ऊपर क्या बोलते हैं कि जो नेशनलिज्म है वो किससे जुड़ा, वो इन्वेंटेड या री इन्वेंटेड ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। जो रिचुअल्स है, जो सैम्बल्स है, जो कस्टम्स है, जिसको इन्वेंट किया गया है या फिर जिसको दोबारा स्टार्ट किया गया है, वही है। मेरे लिए नेशनलिज्म क्या है? मेरे लिए नेशनलिज्म रिचुअल्स है, सैम्बल है, कस्टम्स है। ऐसा रिचुअल्स, ऐसा सैम्बल, ऐसा कस्टम जिसको इन्वेंट किया गया है या जिसको दोबारा री इन्वेंट किया गया है। ऐसा ट्रेडिशन जिसको या तो ऐसा रिचुअल्स, ऐसा सैम्बल्स, ऐसा कस्टम्स, ऐसा ट्रेडिशन जिसको इन्वेंट किया गया है या जिसको दोबारा इन्वेंट किया गया है, मेरे लिए नेशनलिज्म वही है। मतलब पर एशियन टाइम में प्रेजेंट था लेकिन अभी नहीं है, लेकिन फिर से इसको स्टार्ट किया गया, मॉडर्न एज में फिर से क्रिएट किया गया, मेरे लिए वही नेशनलिज्म है। रोल ऑफ इलीट एंड सोशल क्लास, बोला नेशनलिज्म इज ऑफन प्रमोट बाय द स्पेसिफिक सोशल ग्रुप। नेशनलिज्म हमेशा एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप को प्रमोट करता है, खास करके नेशनलिज्म इज ऑफन प्रमोटेड, बोला नेशनलिज्म को अक्सर किसने प्रमोट किया है, एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप ने प्रमोट किया है, प्रीटी बुजुआ ग्रुप, या तुम्हारा सोशल इंजीनियरिंग जो होते हैं, जो सोशल इंजीनियर लोग होते हैं, प्रीटी बुजुआ में तुम्हारे जो थोड़ा बहुत जो बिजनेसमैन होते हैं ना, या मिडिल क्लास वगैरह टाइप के लोग, वो लोग आएंगे। और सोशल इंजीनियर जैसे इंजीनियर वगैरह जो हो गए वो लोग, बोला जो सोसाइटी में सोशल इंजीनियर होते हैं, पीटी बिजुआ होते हैं, ये लोग होते हैं तुम्हारा स्पेसिफिक स्पेशल ग्रुप, और यही प्रमोट करते हैं नेशनलिज्म को।
who use nationalism to advance their economic and social and political interest. ये लोग क्या करते हैं, नेशनलिज्म के लिए यूज करते हैं इकोनॉमिक्स को, सोशल को, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, ठीक है। मेरे लिए नेशनलिज्म क्या है भाई, इन्वेंटेड ट्रेडिशन या री इन्वेंटेड ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन खत्म हो गया या कोई नया तरह का ट्रेडिशन स्टार्ट किया गया, मेरे लिए नेशनलिज्म वही है। नेशनलिज्म हैज ए क्रिएट नेशन नॉट ए वाइस वर्सा, नेशनलिज्म को क्रिएट किया जाता है, ना कि वो वाइस वर्सा है, ठीक है। नेशन और नेशनलिज्म सिंस 90, देखो ये पूरा बुक है, ठीक है। नेशन एंड नेशनलिज्म सिंस 70 80 से बोल रहा, ठीक है। ये बुक कब लिखी गई थी, तो 1990 में, क्योंकि ये बुक का टाइटल है 70 80, ठीक है। तुम लोग कंफ्यूज मत होना, सिंस 70 80 यहाँ तक का पूरा, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर भी एक नेशन और नेशनलिज्म पढ़े हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। भैया आवाज आ रही है तुम लोग को, बोलो। ऑप्शन 3। ठीक है, और बोलने दो सबको। 3 नंबर। देखती हूँ क्या बोल रहा है कि हाँ, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि नेशनलिज्म जो है वो री इन्वेंटिंग है, री इन्वेंटिंग या इन्वेंटिंग, ठीक है। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि पीटी बुर्जुआ जैसे तुम्हारा सोशल इंजीनियर ग्रुप वगैरह जो है, इन्होंने ही एडवोकेट करते हैं, ये लोग ही प्रमोट करते हैं। बी और सी सही। चलो अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये कॉम्पिटिटिव कंप्लीट होगी, ठीक है, टॉपिक कंप्लीट। मुझे बताओ, नेशन, मैं पूरा लिख रही हूँ तो बता रही हूँ, नेशन एंड नेशनलिज्म बुक किसका है? गेलर का। अर्नेस्ट गिलनर। अर्नेस्ट गिलनर। ये किसका है? हॉब्सन। हॉब्सन का, बिल्कुल हॉब्सन का, सही बोली। ठीक है, अरविंदो घोष के लिए नेशनलिज्म क्या है? एक एक वर्ड तीनों आदमी बोलो। डिवाइन है, फेथ है, रिलीजन है, हाँ ठीक, गॉड है। हाँ बिल्कुल, बोलते हैं सनातन धर्म है, हाँ बिल्कुल से कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल। कौन है? हार्डर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया तुम लोग। ये किसका कॉन्सेप्ट? इंस्ट्रूमेंटलिज्म। पॉल ब्रास का है। बिल्कुल, पॉल ब्रास बोलते हैं। पॉल ब्रास। ब्रास का, बिल्कुल सही, पॉल ब्रास का, सही बोले। थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म किसका है? थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म, थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म किसका है? मैं बताऊं? हाँ वेरी गुड, एंथनी डी स्मिथ का है। नेक्स्ट एक और बुक है यार, बता दो, इनका 2 बुक है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोली, द एथनिक ऑरिजिन ऑफ नेशन। हाँ बिल्कुल सही बोली, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा बोली। अच्छा, डेरिवेटिव नेशनलिज्म के बारे में कौन बोलता है? कॉम्परेटिव एडवांटेज के बारे में कौन बोलता है? डेविड रिकार्डो। अच्छे, थ्योरी ऑफ, एक मिनट, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के बारे में कौन बात करता है? एडम स्मिथ। नहीं नहीं, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो। डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में स्मिथ बात करते हैं, और लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के बारे में रिकार्डो बात करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोली तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बता दो, नेक्स्ट है तुम्हारा, एक मिनट माइंड में थोड़ा आने दो। हाँ मुझे बताना कि
टोटल कंट्रोल कहाँ पे होता है? टोटल कंट्रोल। टोटलिटेरियन। आइडियोलॉजी कहाँ पे होता है? टोटलिटेरियनिज्म। बिल्कुल हाँ, इनविजिबल हैंड किसने दिया? इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। पूरा बुक अगर किसी को याद है तो बता दो। पूरा बुक किसी को याद है? पूरा बुक? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। हाँ बिल्कुल, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 की बुक है। बहुत अच्छा। मर्केंटलिस्ट किस चीज को बोलते हैं? मर्केंटलिस्ट जो है वो क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट को क्या करने बोलते हैं? एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करने बोलते हैं और इंपोर्ट को मिनिमाइज। और इंपोर्ट को मिनिमाइज। और मैं हाँ ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करना है? एक्यूमुलेशन नहीं करना है। करना है। ये तो बोलते हैं पैसा जमा करना है। गेट करना है वेल्थ को। हाँ हाँ, ये तो बोलते हैं एक्यूमुलेटिंग ऑफ वेल्थ करना है। ठीक है, पैसा जमा करना है। इससे क्या होगा? तुमको स्टेट को प्रेस्टिजियस मिलेगा, प्रेस्टिजियस मिलेगा, है ना, और पावर मिलेगा, और दूसरे लोग इससे इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक है। अच्छे, मुझे बताओ कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक किसका है? जे स्मिल। हाँ, जे स्मिथ का बुक है। बहुत अच्छा बोली, इकोनॉमिक। नेक्स्ट बुक का नाम बताओ। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, यहीं पे तुम एक लगा दोगी ना, एंड टैक्सेशन। बस ये बुक ऐसे याद करो, ये बुक को ऐसे याद करना। अगर टैक्सेशन लग गया तो डाबो डिगार्ड होगा, टैक्सेशन नहीं लगा तो जे स्मिल। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। और तो ऐसा कुछ पूछने वाला था नहीं, मेरे माइंड में आ नहीं रहा। कॉम्पिटिटिव तो खत्म हो गया तुम लोगों का। ठीक है, अब कल से मैं यूनिट 8 स्टार्ट करूंगी। अगर तुम लोगों को कहीं पे कुछ लग रहा है कि हाँ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। ठीक है। बाकी कितना जल्दी तुम्हारा 1.25 घंटा पार हो गया, पता ही नहीं चला। मतलब मुझे तो लग रहा है कि अब मैं अभी क्लास स्टार्ट की है। ऐसे में देख अभी अगर इवनिंग का क्लास हो तो ना हम लोग का बातचीत के चक्कर में नहीं होता। हाँ, ये तो बात नहीं, अब तो लेकिन बात बहुत कम हो गया है, अब उतना नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बात होता है, ये बात तो सही बोली, थोड़ा बहुत होता है। अच्छा, बैंड इमेजिन कम्युनिटी जो है, इमेजिन कम्युनिटी का मतलब समझाओ तो क्या है? ये पैट्रियोटिज्म टाइप का होता है जो जैसे कहीं भी वार हो रहा है कि लोग हैं, एक ही कल्चर के लोग हैं, तो उसको वो बिना देखे उसको मतलब वो फील होता है कि हाँ उसके साथ गलत हो रहा है, तो ये इमेजिन किया जा रहा था न्यूज़पेपर के जरिए। जर्नलिज्म के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, इमेजिनेशन के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल। उनको लगता है कि मैं भी उस कम्युनिटी का ही पार्ट हूँ, मेरे साथ में ही वो हो रहा है, ऐसा ऐसा लगता है। ठीक है, ये मैं समझा दूँ। जैसे कि इमेजिन कम्युनिटी का मतलब ये है कि ये सोशली कंस्ट्रक्ट होता है इमेजिनेशन। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी पार्ट में लोगों के साथ कुछ हो रहा है, ठीक है ना, और ये खबर लोगों के पास कैसे आया? बुक के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, है ना। तो लोग क्या करते हैं? इमेजिनेशन करने लगते हैं कि ये मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो वो उन लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। ये लोग से कभी मिले हुए नहीं, कभी जुड़े नहीं, कभी बातचीत नहीं की, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि वो मेरे साथ ही हो रहा, वो उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है इमेजिनेशन कम्युनिटी। ठीक है। प्रिंट कैपिटलिज्म, न्यूज़पेपर, ये सब सारा थोड़ा इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। बाकी आज का क्लास यहीं तक रख रहे। क्लास बहुत जल्दी हो गई, मतलब 15 मिनट पहले हो, 15 मिनट क्या 17 मिनट पहले हो गई। ठीक है। और कॉम्पिटिटिव कंप्लीट हो गई। तो चलो मैं कल से यूनिट। अच्छा एक बात, अगर कल मैं मान लें कि मैं कल क्लास ना करा पाऊँ, बाकी फिर तो संडे को मॉर्निंग की क्लास होगी। मॉर्निंग मॉर्निंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, मॉर्निंग में कल क्लास होगी। ठीक है, मॉर्निंग में कल क्लास होगी। उसके बाद संडे को तो मॉर्निंग में क्लास नहीं होती है, फिर मंडे को भी मॉर्निंग में क्लास होगी। ठीक है, मंडे को भी मॉर्निंग में क्लास होगी। हाँ, और सैटरडे को भी मॉर्निंग में क्लास होगी। मैं हर दिन होगी। अगर मुझे छुट्टी देना भी होगा तो मैं शाम में कल छुट्टी दूंगी। छुट्टी क्या दूंगी, उसका बदली मैं संडे को क्लास करा दूंगी। अगर मैं संडे को क्लास कराऊंगी तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? पहले मुझे ये बोल दो। नहीं।